हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ये है तियानमेन स्क्वायर मैसेकेयर, नरसंहार। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे बीएसएफ का जो क्षेत्र अधिकार है, ज्यूरिस्डिक्शन जो है उसको एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस की एक रिपोर्ट सामने आई है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। उआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। कई बार ये टॉपिक आता रहता है और लगातार रिपीट होता रहता है साल में। और इंडिया जो है वो बैन कर रही है सिंगल यूज प्लास्टिक्स को नेक्स्ट ईयर, तो इस टॉपिक को पहले भी हम कवर कर चुके हैं, फिर से एक बार देखेंगे। नासा का परसीवरेंस रोवर, तो इस टॉपिक को तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होंगे, इस टॉपिक को देख लेंगे। G7 की गाइडलाइंस आई है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को लेकर, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर वन के पहले टॉपिक को। तो तियानमेन स्क्वायर मैसेकेयर, तियानमेन स्क्वायर नरसंहार। तो कोई भी इवेंट, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट अगर जब आप पढ़ो, तब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज तो ईयर, कि किस साल में ये घटना जो है वो घटी थी, तो वो आपको साल पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो घटना कहां पर घटी थी, तो लोकेशन, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तीसरी चीज, स्टोरी, उस घटना में हुआ क्या था ऐसा, तो वो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी घटना के बारे में, जिसको एटलीस्ट ये तीन चीज का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो तियानमेन स्क्वायर मैसेकेयर की बात करें, इस नरसंहार की बात करें, सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये नरसंहार जो है, ये मैसेकेयर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये चाइना में हुआ था। फर्स्ट पॉइंट, चाइना में बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर पर यह घटना घटी थी। दूसरा पॉइंट, कब घटी थी, तो 1989 की एक घटना थी। दूसरा पॉइंट क्लियर रखो। तीसरा पॉइंट, इस घटना में ऐसा क्या हुआ था, राइट, स्टोरी। तो हुआ यह था कि यहां पर तियानमेन स्क्वायर पर काफी सारे प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्टर जो है वो खड़े हो गए थे। यानी कि वो लोग जो चाह रहे थे कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो खड़े हो गए, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। चाइना के सोल्जर्स आए और सोल्जर्स ने आकर उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया, उनकी मौत हो गई। और आप जानते हैं कि ये जो चीज जो हुई थी, ये घटना जो हुई थी, उसको चाइना ने छुपा दिया। चाइना की हरकत है, छुपाता है चीजों को वो, राइट। बहुत सारी कोरोना वायरस तक को छुपाया था इसने बहुत समय तक। कितने समय बाद जो है वो लीक किया इसने कि यार ये बहुत डेडली वायरस है, राइट। कितने समय बाद एक्सेप्ट किया बहुत सारी चीजों के बारे में, कि इसके यहाँ पर एक डेडली वायरस है, वो काफी तेजी से जो है वो फैल रहा है। बता ही नहीं रहा था ये, अपने मौत के आंकड़े नहीं बताए थे इसने, तो ये छुपाता है चीजों को, राइट। ये उन पर्टिकुलर स्टूडेंट में से है जो तो मतलब जो चुपचाप बैठ के अपनी तैयारी करते हैं अपने, अब बाजू वाले को पता नहीं होने देते कि ये तैयारी क्या कर रहा है, राइट। बट और वैसे तो आपको, जैसे ये एग्जांपल है, चाइना की तरह तो नहीं बनना है आप लोग को, बट हाँ इस प्रकार की थोड़ी सी अप्रोच जो है वो आपको रखनी है। अपनी तैयारी करो तो ढिंडोरा मत पीटो, समझ में आई। किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ढिंडोरा पीट डालते हैं कि भैया हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ढोल मचा देते हैं पूरी कॉलोनी के अंदर। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब सिलेक्शन नहीं होता तो हालत खराब, भैया दिल्ली चले गए, लगे हुए पड़े हुए और बेवकूफ बना रहे अपने घर वालों को। अगर तैयारी कर रहे हैं, बोल के रखा है तो तैयारी करो, बेवकूफ मत बनाओ अपने घर वालों को और अपने आप को। तुम लोग को सब चीज आसान लगती है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम आसान है, क्रैक हो जाएगा, नहीं बॉस, मेहनत करनी होती है उसके लिए। तुम लोग मेहनत करने को नहीं तैयार यार। तुम्हें बस आईएएस की गाड़ी में बैठना है, चाहिए आंख बंद करके फील करते हो कि अरे हमें तो आईएएस की गाड़ी में बैठना है। अभी मैं एक बार एक चीज बताता हूँ, अपने जो 2022 बैच की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तो उसमें मैंने बोला था कि मोटिवेशन देने के लिए स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि यार, तो अभी आजकल आप लोग जो है वो ट्रैफिक वगैरह पे जाते होगे, तो कभी भी आप देखते होगे ऐसे ट्रैफिक में चलते चलते कि आपको लगता होगा कि अरे यार आज की डेट में मेरी आईएएस की गाड़ी होती, राइट, मेरी गाड़ी होती आईएएस की, मैं अंदर बैठा रहता गाड़ी में, तो कुछ नहीं होता, बस सायरन बजता और ये सब ट्रैफिक जो है वो हटने लगता। तो आपके मैंने उनको बोला कि आपके दिमाग में चलता होगा सायरन, नहीं चलता तो चलाया करो, ये मोटिवेशन लेने के लिए। कहीं पर भी ट्रैफिक में फंसो, मन में ऐसे चलना चाहिए। वो सायरन जो होता है ना गाड़ी का, बीकन, सायरन, बीकन तो अब मिलती है, सायरन ही होगा। तो सायरन जो है वो आपने बजाया और ट्रैफिक एकदम हटता जा रहा है, तो ऐसे इमेजिन किया करो। एक भाई साहब मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऐसे में तो पुलिस पकड़ लेगी। मैंने कहा क्यों पकड़ लेगी, तो बोलते कि हम सायरन बजाएंगे तो वो तो इलीगल हो जाएगा ना। अरे मैंने कहा भैया पहले पूरी बात तो सुनो, प्रीलिम्स के एग्जाम में तुम पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर को तो पढ़ो, क्वेश्चन को तो पढ़ो। प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, इन इन सभी ऑप्शन में से गलत ऑप्शन जो है वो चूज करने के लिए तुम्हें कहा जाएगा और तुम सही ऑप्शन चूज करके आ जाओगे नहीं पढ़ोगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी है। अब मैंने बोला कि
आप सोचो, मन में बजाओ सायरन। वो भाई साहब बोल रहे थे हम असली में सायरन बजाएंगे। वो तो अच्छा हुआ बता दिया क्लास के दौरान उन्होंने, नहीं तो कल को बाकी में बजाने लगते, कल को पकड़ा जाते तो मेरा नाम लेते कि वो हमारे सर हैं, देखो उनने बोला था बजाने के लिए, लो इनका नंबर। अब पुलिस वाले मेरे घर पे आते हैं, बोलते क्यों भैया कैसी टीचिंग दे रहे हो तुम। तो जो चीज कही जाए उतनी किया करो। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि पता लगे भाई साहब मोटिवेशन के नाम पे अभी के अभी भैया हम इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं, हम तो अभी से अपने नाम के आगे आईएएस लिखेंगे क्योंकि सर ने बोला है कि अपने आप को आईएएस इमेजिन करके रखो कि आप आईएएस हो। भैया इमेजिन करो, सही में नहीं करना है, नहीं तो मरवाओगे किसी दिन। पता लगे किसी दिन कलेक्ट्रेट पहुंच गए कि सल्यूट मारा मुझे मैं आईएएस हूँ, और चले गए भैया डीएम के उसमें ऑफिस के अंदर और बैठ गए, तोड़ दिए जाओगे, इतना पीटे जाओगे ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो मोटिवेशन एक अपने इमेजिनेशन तक रखो भैया, उसको बाहर मत लेकर आओ। बाहर लेकर आना है तो अपनी मेहनत में लेकर आओ। तुम लोग को मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इमेजिनेशन में ही रहना है भैया कि हम तो इमेजिनेशन में ही रहेंगे, इमेजिनेशन में ही रहेंगे। घंटों घंटों तक बस इमेजिन करते रहोगे क्या? मेहनत करो, और किसी को ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। आईएएस की तैयारी करो, नहीं तो लोग तुम्हें परेशान कर डालेंगे। और अगर लोग परेशान करने आते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को, और किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं। पता लगे, मैंने देखा लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं, किसी ने बोल दिया तुम तो आईएएस बन ही नहीं पाओगे, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता। किसी ने पूछ लिया कोई भी, जैसे कि किसी कंट्री की कैपिटल पूछ ली किसी ने, तुम बता नहीं पाए, अब तुम परेशान, अरे यार कैपिटल तक नहीं पता, हम कहाँ से आईएएस बनेंगे, और बस दुख में बैठे हुए हो। अरे इसलिए बोलता हूँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने रूम में बैठो, क्योंकि इस एग्जाम के नेचर को जो लोग जानते नहीं है सिविल सर्विसेज का नेचर कैसा होता है, वो बहुत बातें करते हैं। उनको बातें करने दो, उनको बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसी बातें कर रहा है, अपने अपने मन में कोई गाना गाने शुरू कर दो, उसकी बातें सुनो ही मत, ध्यान ही मत दो, क्योंकि ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो। बहुत गलती करते हो यार, और फिर सोचते हो कि ऐसे ही है एग्जाम निकल जाएगा। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन है जो आपको जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम आपका वेस्ट करते हैं। तो इन सब डिस्ट्रैक्शन को दूर करो। अभी मैं 2022 का बैच ले रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को कुछ और करने का। इस तरीके से मैंने परेशान करके रखा हुआ उन लोग को जो वर्किंग स्टूडेंट्स है एज वेल एज जो रेगुलर स्टूडेंट्स है। इस तरीके से टास्क दे रखे हैं कि आपको जो है वो टास्क अचीव करना है। क्लासेस हो रही है 2-2 3-3 घंटे की रेगुलर बेसिस पर। अगर मैं जीएस की क्लास हो रही है, करंट अफेयर्स की क्लास लेकर चलूं तो ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से 3.5-4 घंटे की क्लासेस हो रही है रेगुलर बेसिस पर, सिर्फ क्लासेस। उसके अलावा पढ़ने का अलग टास्क देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी ही ये है, और तुम्हें चाहिए एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट नहीं होता। अब देखो मुझे वो याद आ रहा है, मेरे ख्याल से रैंक 2 या रैंक 3 थी उनकी, आई डोंट, शायद अन्नू कुमारी नाम था उनका। उनका भी सिलेक्शन हुआ था पिछले कुछ सालों में। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक चीज बोली थी कि मैं अपने बच्चे की मैंने शक्ल नहीं देखी। एक माँ है वो, उन माँ ने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, वीडियो कॉल नहीं किया। क्यों? प्रिपरेशन के दौरान। बिकॉज शी सेड कि अगर मैं वीडियो कॉल कर लेती तो इमोशनल अटैचमेंट होने लगता और बार बार उसकी याद आती। तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिर्फ अपने माँ बाप को धोखा देना बंद करो, अपने आप को धोखा देना बंद करो। आप लोग सेक्रीफाइस करो। इस ये तैयारी मेहनत मांगती है। मॉन्क बन जाओ, राइट? सब कुछ त्याग करके सिर्फ 1-1.5 साल इस तैयारी को दो, सिलेक्शन होके रहेगा। और अपने अंदर भरोसा रखो, और फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा दोस्त भी अगर तुमसे कुछ पूछता है, यार ये पढ़ा दे, यार ये कैसा होगा, बोल दो उनको कि क्लासेस देखो, क्लासेस ज्वाइन करो, कोचिंग में पढ़ो, तो मुझे नहीं आता, खत्म। अपना टाइम बचाओ, फालतू लगने मत लग जाओ। अपना वो मत दिखाने लगो सामने वाले को स्पेशलाइजेशन कि अरे मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, जिससे कि वो तुम्हारी तारीफ करे। कोई तारीफ नहीं करेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा अलग। उतनी देर में तुम कुछ और चीज कर लेते। तो किसी को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्ञान देना है, सामने वाले को बोलो कि देखो यार ये कोर्स है, ये ज्वाइन कर लो, क्या कोचिंग ज्वाइन कर लो, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ो। फिर जब आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे तो दुनिया को ज्ञान देते रहना, राइट? अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। तो ये चाइना जो है वो छुपाता है सब चीजें। इसने छुपाया कि हमारे यहाँ कोई मौत नहीं हुई है, कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। बट जो राइट्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने जब न्यूज में ये चीज जो है वो लीक करी, बताया कि कुछ हंड्रेड्स में ना सही, मान ले सॉरी कुछ थाउजेंड्स में ना सही, हजारों में ना सही, तो कुछ सैकड़ों में, कुछ हंड्रेड्स में लोगों की मौतें हुई हैं, राइट? तो यहां पर लोग जो है वो मारे गए थे इस घटना के दौरान। तो आपको समझ में आ गया कि तियानमेन स्क्वायर मैसेकेयर जो है वो घटना 1989, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चाइना की ये घटना थी। तीसरी ये स्टोरी जो थी वो ये थी कि जो लोग डेमोक्रेसी चाह रहे थे कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी आए, तो उन लोग को जो है वो मारा गया था चाइना के ही सैनिकों के द्वारा, उनकी जान ले ली गई थी। 1989 की ये घटना हमें देखने को मिलती है, राइट? और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, तो इस चीज को समझिए। अब ये जो टॉपिक न्यूज में आया है, ये जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है काम का, इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काम का है।
यहाँ पर लिखी इतनी सी चीज है, बट अब मैं जो चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा वो बहुत ध्यान से सुनना। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने क्या क्या ऑर्डर दिए कि हटा दो तियानमेन स्क्वायर मैस्कियर के स्टैचू को, हटा दो, राइट। इस स्टैचू को पिलर ऑफ शेम स्टैचू कहते हैं। बाय चांस प्रीलिम्स में अगर आ जाए पिलर ऑफ शेम स्टैचू जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये तियानमेन की घटना आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इन्होंने बोला कि इस स्टैचू को हटा दो। इसका सीधे सीधे मतलब क्या है, चाइना के ऊपर ये स्टैचू को क्यों लगाया गया था कि जिन लोगों की जो मौतें हुई है, जो लोग जो है वो मारे गए थे, राइट, तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये स्टैचू जो है वो लगाया कि उनको अननेसेसरली जो है वो मारा गया था, प्रोटेस्टर को, बेचारे निहत्थे लोगों को मारा गया था, राइट, दिखाने के लिए कि चाइना का अत्याचार को। तो हांगकांग ने बोला इस स्टैचू को हटा डालो। क्यों बोला, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से अगर न्यूज को फॉलो कर रहे हो आप तरीके से, मैं आपको रेगुलर लेक्चर्स जो दे रहा हूं, अगर आप इवेंट्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको क्लिक हो गया होगा। और मैंने आपको याद, अगर मेरे रेगुलर आप फॉलोअर हैं, व्यूअर्स हैं, देखते हैं आप, तो आपको शायद याद होगा मैंने आपको बोला था कि अब धीरे धीरे करके हांगकांग जो है वो चाइना के कंट्रोल में अब जा रही है। ये इन्फ्लुएंस है चाइना का हांगकांग में शामिल होने का, ये एक हिंट है। इसको आपको नोट डाउन करके रखना है इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दिस इज वन ऑफ द हिंट कि अब हांगकांग जो है वो पूरी तरह से मेनलैंड चाइना में सम्मिलित होने वाली है, यानी कि ज्वाइन होने वाली है पूरी तरह से। तो ये चीज है, ये देखो, ये न्यूज है, लोग इस न्यूज को पढ़कर आगे निकल जाएंगे। बट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अबाउट थिंकिंग, कि आप सोचिए, आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, आप वनडे एग्जामिनेशन नहीं देने वाले, क्लर्क का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे। अगर आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, करो, क्लर्क बन जाओ। तुम्हें करनी तैयारी क्लर्क जैसी और चाह रहे हो कि आईएएस की पोस्ट है वो मिले, तो आईएएस की तैयारी करनी है तो वो थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करो। मैंने बोल के रखा है स्टूडेंट्स को कि भैया तुम्हें पढ़ना है, रीडिंग करनी है। अभी मैं 2022 के बैच की एक और गलती बताता हूँ स्टूडेंट्स की। मुझे कभी काफी गुस्सा भी आया, एक दो स्टूडेंट को मैंने पर्सनली चिल्लाया भी, इस चीज को डांटा मैंने। अब उनको मैं क्या करता हूँ, मैं फीडबैक लेता हूँ, कॉल करता हूँ, कैसी उनकी तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है। मैं पूरी तरह से, मतलब मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि जिसने उस बैच को ज्वाइन कर लिया उसका सिलेक्शन करवाना वो मेरा काम है। मेरे कॉल्स आते हैं उनके पास पर्सनली, राइट। हर एक स्टूडेंट को मैं टाइम देता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें एक चीज वो करके रखी हुई है कि मुझे उनका सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। और जैसे आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपने आप को बांध के रखो, बाइंडेड रखो अपने आप को टास्क दो और उसको फुलफिल करो, क्योंकि आपके पास कोई और नहीं है डंडा करने के लिए, राइट। या फिर अपने घर वालों को बोलो, पापा को बोल दो कि ये लो पापा एक डंडा पकड़ो, बढ़िया से डंडा लेकर आओ, ये लो पापा एक डंडा, शाम तक अगर इन 4-5 टास्क को टिक नहीं करूं मैं तो खाना खाने जब मैं नीचे उतरूं तो लपक के देना मुझे, और इतना देना जब तक कि वो लाल लाल ना दिखने लगे। समझ आ रही है? तो वो करो अपने आप को, क्योंकि जरूरी है ये, क्योंकि डंडा नहीं करता ना कोई तो इंसान ठीक नहीं होता। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है यार, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। मैंने जब तक अपने जिम में पर्सनल ट्रेनर को नहीं लगाया था, मैं जिम में इरेगुलर था, और जब मैंने पर्सनल ट्रेनर को लगाया तब मुझे समझ में आई कि अहमियत, कि मैंने कहा एक तो दो चीजें हैं कि यार अपन को अगर रेगुलर होना है तो अपन को वो चीज किसी और को देनी पड़ेगी, वो चाबी किसी और को देनी पड़ेगी, राइट, कि अपन को रेगुलर होना है, राइट, कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो डंडा करके करवाए। तो अब ऐसा रहता है कि जिस दिन बाई चांस मेरा मन भी नहीं करता, वो फोन आया था उनका कि भैया कहाँ, नहीं नहीं तुरंत मिलिए, तुरंत आइए, तो वो क्या रहता है कि मोटिवेशन डेवलप रहता है। तो वही चीज सेम मैंने यहाँ पर, कोई भी कोचिंग ऐसी चीज नहीं करवाएगा जो मैं अपने बैच में प्रैक्टिस जो है वो करवा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट ने क्या गलती करी। मैंने उनको बोल के रखा था कि आपको जो है जो चीज मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, मैं पहले से उनको बोल दिया कि ये सब चीजें आपको रीड करके आना है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या चीज एग्जाम के लिए काम की है, पूरा एक्सप्लेन करते हुए A to Z चीज है। उससे क्या होगा, एक बार आपने रीड कर ली, दूसरी बार जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा और आपको जो है नोट्स बनवाऊंगा आपके कि क्या क्या चीजें काम की, क्या क्या चीज काम की नहीं है, तो उसमें आपकी उस टॉपिक का और परफेक्शन हो जाएगा। फिर आप अपने इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो तीसरी बार आपका रिविजन हो जाएगा। और संडे को मैं करवाता हूँ एक कॉम्प्रीहेंसिव, जितना भी पूरे हफ्ते में किया होता है उसका रिविजन करवाता हूँ, राइट। तो संडे को जब मैंने रिवीजन क्लास ली थी तब उस समय काफी सारे स्टूडेंट जो थे, मुझे पता लग रहा था कि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो उन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी है, तो वो प्रॉब्लम्स आई थी। फिर जब मैंने कांटेक्ट किया तो बोल रहे थे कि अरे सर आप पूरा एक्सप्लेन कर ही देते, तो हमने सोचा कि रीड करने का क्या मतलब, टाइम बचेगा। मैंने कहा निकल जाओ बैच से, अभी के अभी निकल जाओ बैच से, अगली बार मतलब आना नहीं, कोई ईएमआई अगली बार नहीं भरना, क्योंकि वो जो स्टूडेंट थे वो ईएमआई पे थे। मैंने निकाल रहा हूँ मैं तुम्हें बैच से, मैं नहीं रख रहा तुम्हें बैच के अंदर। तो बोले नहीं नहीं सर एक बार बस लास्ट वार्निंग दे दो, और सुन रहे होगे आप तो ध्यान रखना कि अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा, निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, और मुझे कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का कि जिन लोगों को सिलेक्शन नहीं चाहिए। मुझे सिलेक्शन वाले लोग चाहिए कि जिनके अंदर वो स्पिरिट होनी चाहिए पढ़ने की, कि भाई सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए, तब ज्वाइन करो, वरना कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है मुझे। जहां पे जाना है वहां पे जाओ, बहुत सारी जगह है, फ्री में भी लोग पढ़ाते हैं, पढ़ते रहो, राइट।
तो मेरे पास अगर आओगे तो एक ही चीज को लेकर आना कि सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मैं डंडा करने के लिए बैठा हूँ। मैंने उनको बोल दिया था, मैंने निकाल रहा हूँ मैं तुम्हें, अभी मैं मुझे पढ़ाना ही नहीं है ऐसे लोग को जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते। जब कह के रखा कि रीडिंग करो, क्योंकि रीडिंग करोगे तब जाकर तो मेंस में लिख पाओगे, वरना कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। चलो, और जिन लोग को मेरी बातें बुरी लगती है कि जो जो चीजें मैं बताता हूं कोई जरूरत नहीं है फॉलो करने की, क्योंकि मेरा काम सिर्फ एक ही है, जो नेचर इस एग्जामिनेशन का है उस नेचर के अकॉर्डिंग डंडा करके तैयारी करवाना। जिसको करनी है मोस्ट वेलकम, जो डंडे खाने के लिए रेडी आ जाओ, जो रेडी नहीं है राइट आगे बढ़ो। चलो, पिलर ऑफ शेम स्टैचू ये पूछा जाएगा किसका है, तो आपको ध्यान में रखना है तियानमेन मैसेकेर से एसोसिएटेड ये पिलर ऑफ शेम स्टैचू हम लोग को देखने को मिलता है राइट। तो तियानमेन की घटना को याद दिलाने के लिए ये स्टैचू था। अब हांगकांग की जो ये हरकत हुई है वो क्लियरली ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि हांगकांग अब बहुत ही जल्दी चाइना के साथ जो है वो मिलने वाला है। और ऐसा जहां हुआ वहां देखिए हांगकांग की जो आज की डेट में जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी वो है ना, एक अलग क्वालिटी से इसको जो है वो देखा जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हांगकांग को राइट, ट्रेड सेंटर के तौर पर देखा जाता है, सब खत्म हो जाएगा। इसकी जो ये चकाचौंध है सब खत्म हो जाएगी। और ये चीज क्लियर करती है इंटरनेशनली यूनाइटेड स्टेट्स ने, ब्रिटेन ने कुछ समय पहले, कि जैसे ही ऐसा हुआ तो वैसे ही पूरे बिजनेसेस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और वेरियस कंट्री जो है वो छोड़ देंगी हांगकांग के साथ करना राइट। इवन ब्रिटेन ने तो अब छोड़ भी दिया है। और आपको पता होगा कि हांगकांग जो है वो पहले ब्रिटेन के कंट्रोल में थी और ब्रिटेन ने ऑफिशियली चाइना को जो है वो हांगकांग सौंपी थी 1997 में। ये ईयर लिखी नहीं हुई है कहीं पर भी, मतलब इस टॉपिक के अंदर, तो ये ईयर जो है वो आप लिख लो। और ये जो स्टैचू जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये शेम का स्टैचू जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, पिलर ऑफ शेम स्टैचू, ये स्टैचू का जो नाम है शर्म की प्रतिमा का स्तंभ जो है, तो इसमें 50 लोगों की डेड बॉडी जो है वो दिखाई जा रही है, 50 शव दिखाए गए हैं और इनके चेहरे बिल्कुल पीड़ा से भरे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निहत्थे लोग हैं जिनके ऊपर चीनी सैनिकों ने जो है वो गोलियां चलाई थी। और ये तियानमेन स्क्वायर की घटना के बारे में ये पूरी चीज है वो लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि काफी सारे लोगों की जो है वो मौतें हुई थी 1989 में। तो ये पूरा पॉइंट जो है वो लिखे हुए हैं राइट। अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो, जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, घुमा फिरा के भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो भी आप सॉल्व कर लोगे। तो पेपर 1 से रिलेटेड एक ही टॉपिक था। नाउ वी आर मूविंग टू पेपर 2, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इनके क्षेत्र अधिकार को, ज्यूरिसडिक्शन को जो है वो बढ़ा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है इनके क्षेत्र अधिकार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। अब इंटरनेशनल बॉर्डर जो पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम की हमें देखने को मिलती है, तो जरा बताओ मुझे कि वेस्ट बंगाल, असम और पंजाब ये किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती हैं। फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ। तो ये कहा गया कि ये जैसे ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर के 50 किलोमीटर के एरिया तक, जोन तक बीएसएफ जो है उनका क्षेत्र अधिकार होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीएसएफ को अगर इस 50 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया गया तो बीएसएफ उनको अपने पास जो है वो अरेस्ट करके रख लेंगी। अब वही सेम चीज 24 घंटे के लिए अरेस्ट करके रखेंगी, फिर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने जो है वो प्रस्तुत कर देंगे। इवन इन क्षेत्र पर किसी की प्रॉपर्टी को अगर सर्च करना है तो उसकी पावर भी बीएसएफ के पास जो है वो चली गई है राइट। तो ये चीज हमें देखने को रही है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 ये कानून के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने पावर एक्सरसाइज करी है अपनी, बीएसएफ के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाया है। बीएसएफ पावर के अंदर अरेस्ट इंक्लूडेड है कि अरेस्ट कर सकती हैं, सर्च कर सकती हैं, सीज कर सकती हैं। और ये 15 किलोमीटर लिखा है बट ये 50 किलोमीटर तक जो है वो क्षेत्र अधिकार को बढ़ा दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और 2014 के नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीएसएफ के क्षेत्र अधिकार को क्या चीज कही थी कि द होल ऑफ एरिया कंप्राइज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय एंड सो मच एरिया कंप्राइज विद इन अ बेल्ट ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर इन द स्टेट ऑफ गुजरात, 50 किलोमीटर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड 15 किलोमीटर इन द स्टेट ऑफ पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम रनिंग अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो वही जैसे कि पहले 15 किलोमीटर की बात की गई थी, ये 50 किलोमीटर की राजस्थान के लिए बात की गई थी, 15 किलोमीटर की बात की गई थी पंजाब के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, असम के लिए, और 80 किलोमीटर की बात की गई थी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए, कि इन एरिया पर बीएसएफ का जो है वो क्षेत्र अधिकार होगा। और अभी बीएसएफ के क्षेत्र अधिकार को जो है वो 50 किलोमीटर कर दिया गया है। किन किन एरियाज के लिए? पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम के लिए। बस इतना सा ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये क्या कर सकती है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट और 1920 के, और पासपोर्ट एक्ट 1967, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, कस्टम एक्ट और काफी सारे कानून के तहत बीएसएफ के पास अब पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है, यानी कि बीएसएफ के पास पावर चली गई है। बस ये बेसिक सा फैक्ट है, वो बस थोड़ा सा ध्यान में रखो। वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, इसको आइए समझते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इन मिड सितंबर के मिड में वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था कि इट वाज सेट
टू डिसकंटिन्यू पब्लिशिंग इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो क्यों ये चाह रही है, बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, जिन स्टूडेंट ने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी है, कि क्यों वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि ये अपनी बिजनेस रिपोर्ट को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जो है वो डिसकंटिन्यू कर रही है। क्यों बोला था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि वर्ल्ड बैंक डिसकंटिन्यू करने की बात कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को। तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। क्यों करिए जरा लिखकर बताओ, थोड़ी देर में इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। दिस अनाउंसमेंट केम ऑन द बैक ऑफ एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसने ये पाया गया कि रिपोर्ट्स में गड़बड़ी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें गड़बड़ी है। अगस्त 2020 में वर्ल्ड बैंक ने अपने पब्लिकेशन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के पॉज कर दिया, रोक लगा दी इसके ऊपर अगस्त में। और क्योंकि काफी सारी इरेगुलरिटीज हम लोग को देखने को मिल रही थी, काफी सारी इश्यूज देखने को मिल रहे थे डेटा के अंदर, राइट? सही डेटा जो है वो प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे। इरेगुलरिटीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट ने अफेक्ट किया था 4 कंट्री को, जिसमें चाइना थी, सऊदी अरेबिया, यूएई और अजरबैजान हम लोग को देखने को मिल रही थी। और जब जांच की गई तब ये चीज जो है वो पाया गया कि चाइना की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 2017 में चाइना की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए काफी सारे टॉप बैंकिंग ऑफिशियल जो थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि दबाव जो है वो क्रिएट कर रहे थे कि इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वो बूस्ट हो। इवन इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव भी उस समय की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये शामिल थी, राइट? जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा शामिल थी। बताइए जरा किसकी ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ये उस समय 2017 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो रह चुकी हैं, राइट? और आज की डेट में ये आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो ये भी इंक्लूडेड थी, राइट? यानी कि वर्ल्ड बैंक की खुद ऑफिशियल जो है वो इंक्लूडेड थी चाइना की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, राइट? तो इसलिए तो वो यूनाइटेड स्टेट्स काफी ज्यादा जो है वो छिड़ा हुआ है बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज के ऊपर, राइट? कि ये जो है वो सपोर्ट कर रही है चाइना को। दिस रेज एथिकल मैटर्स इन्वॉल्विंग फॉर्मर बैंक स्टाफ एंड बोर्ड ऑफिशियल, कि यार वर्ल्ड बैंक के खुद लोग ही इसके अंदर शामिल है, तो ये क्या नाटक है? तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने अपनी इस पर्टिकुलर एनुअल पब्लिकेशन को जो है वो पॉज कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पब्लिकेशन को पॉज कर दिया। और ये रिपोर्ट क्यों मायने रखती है? क्योंकि इस रिपोर्ट को बहुत सारी कंट्रीज जो है वो देखती हैं, राइट? डेवलप कंट्रीज देखती हैं, इन्वेस्टर्स देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम से क्या समझ में आ रहा है कि आप किस कंट्री के अंदर कितनी आसानी से जो है वो बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो, राइट? अब ये रिपोर्ट सामने आई, ठीक है, अब आपको पता लगा कि यार कोई एक्स कंट्री है जिसमें एक दिन में आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट उसी कंट्री में करोगे कि उस कंट्री में करोगे जिसमें आपको 6 महीने लग जाएगा बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में? उस कंट्री में करोगे ना कि बहुत कम पेपर वर्क लगे और फटाफट आपका बिजनेस जो है वो शुरू हो जाए, राइट? विद इन कुछ डेज में आप अर्निंग जो है वो करना शुरू कर दो, तो उसमें ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इन्वेस्टर यही सब चीजें जो है वो देखते हैं, तो इसलिए ये रिपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा मायने रखती है। और डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट की बात करें गाइस, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बिजनेस जो है वो जल्दी जल्दी जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकें, राइट, ऑल ओवर वर्ल्ड। और दूसरी बात, कंट्रीज जो है वो भी अगर वो देखें कि अपनी खुद की रैंकिंग जो है अगर वो लो है, तो वो वेरियस रिफॉर्म्स लेकर आए अपने इस सेक्टर के अंदर, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, राइट? तो ये चीज जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट भी सीख कर सकें और अपनी कंट्री के अंदर बिजनेस का जो एनवायरमेंट है उसको अच्छा कर सकें और हेल्दी जो है वो कर सकें उसके अंदर रिफॉर्म्स लाकर, राइट? तो इसकी शुरुआत होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की 2002 में, राइट? It looks at domestic small and medium sized companies and measures the regulation applying to them through their life cycle. तो 2002 में शुरू किया गया और घरेलू, छोटी और मध्य आकार की कंपनियों को देखती है ये, और उनके जीवन चक्र के माध्यम से उन पर लागू होने वाले नियमों को मापती है, मेजर करती है कि किस टाइप से ये पूरे यानी कि अपने बिजनेस साइकिल के दौरान जो पूरी लाइफ साइकिल होगी उसमें क्या क्या परेशानियां जो है वो इन बिजनेस में एक कंट्री के अंदर जो है वो आएगी, तो उसको जो है वो देखती है। बाकी उतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अभी इस पर जो है वो पॉज कर दिया गया है। हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है मैप्ड वेदर एंड बाय हाउ मच अ कंट्री हैड इम्प्रूव्ड, मतलब ये बताती है कि कैसे किस प्रकार से कितने लेवल से कंट्री ने जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो किया है, कितने बड़े या कितने छोटे पैरामीटर्स पे इम्प्रूवमेंट जो है वो कंट्री के अंदर देखने को मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। तो ये रिपोर्ट कितनी, इसकी रैंकिंग कितनी रिलायबल है, तो अभी तो समझ में आ रहा है कि अभी तो बिल्कुल नहीं है, एट प्रेजेंट बिल्कुल भी रिलायबल हम लोग को नहीं देखने को मिलती है। और इस विवाद से पहले भी ये बात खुलकर सामने आ चुकी थी कि रैंकिंग में कई गैप हम लोग को देखने को मिलते हैं, इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? डेटा वगैरह के काफी ज्यादा इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? जैसे कि भारत में
जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारी उछाल दर्ज किया था। रैंकिंग बनाने के लिए सभी डेटा केवल 2 शहरों मुंबई और दिल्ली से लिए गए थे। यानी कि पूरे इंडिया की रैंकिंग, पूरे कंप्लीट इंडिया की रैंकिंग को तैयार करने के लिए सिर्फ मुंबई और दिल्ली का ही डेटा यूज किया जा रहा है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा नहीं ले रहे हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। हाउ कैन द रैंकिंग मेथोडोलॉजी बी इम्प्रूव, कैसे आप रैंकिंग की मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो कुछ रिकमेंडेशन है, राइट, जो कि एक पैनल रिव्यू हम लोग को देखने को मिली, एक्सटर्नल पैनल रिव्यू, जिसने जो है वो बताया है। तो ये कह रहे हैं कि सब्सटेंशियल मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट अवे फ्रॉम हाइपोथेटिकल केस स्टडी एंड इन फेवर ऑफ मोर डेटा कलेक्शन। ज्यादा डेटा कलेक्ट करो, राइट। वही इसका आंसर उसी में छुपा है, इंडिया कि इंडिया की सिर्फ 2 ही सिटीज का आप जो है वो डेटा ले रहे हो। इससे बेटर है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव, आज की डेट में तो वैसे भी सर्वे वगैरह करना कितना ज्यादा आसान है ना, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। बट हाँ, उसको आपको रिलायबल एक्यूरेट डेटा अगर चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके अंदर आपको जो है वो, और रियल लोगों का डेटा चाहिए तो उसके अंदर आपको कुछ ऑथेंटिकेशन जो है वो रखना पड़ेगा। नहीं तो पता लगे कोई भी एक कॉल सेंटर में बिठाकर डेटा फीड करना शुरू कर दिया। होता है, बहुत सारी जगह पे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी जगह पे सर्वे के फ्रॉड होते हैं, गलत डेटा फीड कर दिया जाता है। आजकल तो ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो आप देखते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो फीडबैक्स वगैरह आते हैं, अरे घटिया होते हैं। आप मंगाओ टी शर्ट अमेजोन की, अरे वो देखो बढ़िया, अरे वाह यार कितना अच्छा लग रहा है, फीडबैक कितने अच्छे हैं, घर पे लेकर आओ तो दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। तो आपके साथ हुआ होगा ऐसा कि फीडबैक देख के आपने खरीदा कोई सामान और देखा कि अरे ये तो लग गए, ये तो यार दिमाग खराब हो गया है। तो और फिर कुछ कुछ प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी भी नहीं होती 30 डेज वाली। आप बहुत ध्यान से लिया करो प्रोडक्ट वगैरह लेना है तो। वैसे तो मैं तो कहता हूँ कि ऑफलाइन मार्केट से ले लो, वो ज्यादा बेटर है ऑनलाइन मार्केट से प्रोडक्ट लेने की जगह, क्योंकि पहले एक टाइम पर ठीक थे ये, अभी अभी गड़बड़ी जो है बहुत सारी होने लगी है इनमें। कभी कभी मोबाइल मंगाया आपने, पता लगे ईंट आ गई, पत्थर आ गया रिन रिन साबुन आ गया, वो रिन धोने वाला साबुन नहीं होता, कुछ लोगों को वो भी मिल चुका है कि लो भैया अब धो लो अपने, मतलब 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदे, साबुन आ गया 10 रुपए का। चलो, तो ये चीज है कि भैया डेटा अच्छे से कलेक्ट करो, प्रॉपर डेटा जो है वो कलेक्ट करो। इसमें गवर्नमेंट फंक्शनरीज को जो है इन्वॉल्व करो, गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करो, राइट, दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल पब्लिक गुड्स टू द प्राइवेट सेक्टर, राइट। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कफोर्स, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें करने की आवश्यकता है। और डू नॉट रैंक कंट्रीज ऑन देयर टैक्स रेट, कंट्री को उनके टैक्स रेट के आधार पर रैंकिंग मत करो, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये रिकमेंडेशन है कुछ कुछ। और कुछ इंडिकेटर्स को जो है वो हटाने की आवश्यकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी, जो दिवालिया, जैसे कुछ कंपनी वगैरह जो वो हो जाती हैं, डूब जाती हैं, अपने आप को दिवालिया जो है वो घोषित कर देती हैं, उस कंपनी में शेयर होल्डर्स का पैसा जो है फंसा होता है। तो जब ये पूरा इशू जब रिजॉल्व हो जाता है तो उस चीज पर भी ये है कि किस कंट्री के अंदर इस प्रकार की चीज रिजॉल्व हो रही है। तो ये अननेसेसरली ये बिजनेस को तो रिफ्लेक्ट कर नहीं आ रहा है, ये तो बिजनेस के बाद की चीजों को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस प्रकार से बिजनेस डूबा। और वो होता है ना, कुछ लोग घोटाला कर देते हैं, तब ये चीज हो जाती है। तो ऐसी चीजें, ऐसे जो इंडिकेटर्स है उसको आप जो है वो हटा दो, एलिमिनेट कर दो, जैसे कि प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो ये सब चीजें जो है वो उसको हटाने की बात कही गई है। मेक द कॉन्ट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट इंडिकेटर मोर रेलिवेंट, तो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और रेलिवेंट इंडिकेटर्स को जो है वो सामने लेकर आओ। रीस्टोर एंड इंप्रूव द एम्प्लॉइंग वर्कर्स इंडिकेटर बट डू नॉट रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो एक कंट्री के अंदर कितने जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जा रही है, मतलब वही फॉर्मल फोर्स जो हम लोग को देखने को मिलता है वर्कर्स का, राइट, फॉर्मल फोर्स। तो कह रहे हैं कि फॉर्मल वर्कफोर्स जो है उसको रखने की जगह, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर फॉर्मल वर्कफोर्स जो है वो उतना रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं हम लोग को देखने को मिलता है, इसलिए भी जो डेटा जो होता है वो रिलायबल नहीं होता, राइट। इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये जो रिपोर्ट सामने आती है तो उसकी ऑडिटिंग भी, एक्सटर्नल ऑडिटिंग जो है वो होने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें लाई जाए। तो ये सब रिकमेंडेशन इसके हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी आर मूविंग टू पेपर 3। अब गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे उआपा के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में, राइट। तो अभी बताया गया है कि फॉर्मर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जो है रोहिंगटन एफ नरीमन, जिन्होंने सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2015 का इसे रद्द कर दिया था, राइट। और किस पर्पस के लिए, क्योंकि ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका वायलेशन कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही थी। और इसे उआपा, इन्होंने कहा था कि ये उआपा है, एक ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन हम लोग को देखने को मिलता है जिसकी जांच करने की आवश्यकता होनी चाहिए एपेक्स कोर्ट के द्वारा, राइट। और इन्होंने एक और चीज, यानी शीर्ष अदालत से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि सेक्शन 124A जो आईपीसी का हमें देखने को मिलता है, राइट, जो कि
जिसके अंदर हम लोग को क्रिमिनलाइज सेडिशन देखने को मिलता है और ऑफेंसेस, क्योंकि सेक्शन 124 एक किससे एसोसिएटेड है, सेडिशन से एसोसिएटेड है। सेडिशन मतलब जो देशद्रोह के कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं आसान सिंपल शब्दों में, कि जो व्यक्ति इंडिया के खिलाफ राइट गलत बातें जो है वो बोल रहा है, प्रोवोक कर रहा है इंडिया के अंदर ग्रुप्स को लड़ने के लिए, यानी कि दंगा क्रिएट करने के लिए प्रोवोक कर रहा है, इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए जो खतरा होता है उसके खिलाफ सेडिशन की कार्रवाई होती है। 124A सेक्शन 124A आईपीसी का जो है वो सेडिशन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो इन्होंने जिन्होंने 2015 के ये आईटी एक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है राइट, सेक्शन 66A आईटी एक्ट का, उसको रद्द जो किया गया, तो इन्होंने यही कहा कि सेक्शन 124A को और उआपा के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को रद्द कर दो, हटा दो राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। तो इसको लेकर एक टॉपिक अभी न्यूज में आया था, बट हम लोग कवर कर रहे हैं उआपा के टॉपिक को, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो चलिए इसको समझते हैं इस टॉपिक को। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उआपा 1967 में पास हुआ था। इस कानून का मेन एम क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ ऐसी गतिविधियां हम लोग को जो देखने को मिलती है जो गैर कानूनी होती है, अनलॉफुल होती है, तो उसको रोकने के लिए ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कानून है। तो मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है। अच्छा मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट में क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में चीजें मेंशन है, और अगर है तो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है फंडामेंटल राइट के, तो जरा बताओ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर, इसका आंसर देखते हैं किसको पता है। तो एक्ट जो है गाइस ये एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि 100% पावर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि केंद्र सरकार जो है वो किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल डिक्लेयर करके सामने वाले व्यक्ति को जो है वो सजा सुनवा सकती है या कार्रवाई करवा सकती है। ठीक है, तो केंद्र के पास ये पावर है किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल डिक्लेयर करने की। केंद्र ऑफिशियल गैजेट के थ्रू किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर सकती है। और इस कानून में जो सजा जो दी जाती है वो डेथ पेनाल्टी दी जाती है और आजीवन कारावास दिया जाता है हाईएस्ट पनिशमेंट के तौर पर। और उआपा के अंदर इंडियन और फॉरेनर्स दोनों के ऊपर ही कार्रवाई होती है। तो याद रखना उआपा के तहत फॉरेनर्स के ऊपर भी कार्रवाई होती है राइट। और अगर इवन अगर किसी फॉरेन जमीन पर यानी कि इंडिया के बाहर अगर क्राइम किया गया होता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अपराधियों पर उसी तरह लागू होगा भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेश भूमि पर किया गया हो राइट। तो ये अपराध विदेश भूमि पर करने वाले जो लोग हैं, आरोपी जो है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है राइट। तो ये वाला पॉइंट भी, ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। और उआपा के तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है राइट, तो वो मैक्सिमम 180 डेज में अब चार्जशीट जो है वो प्रस्तुत कर सकती है अरेस्ट करने के बाद राइट। और फिर उसके बाद उसके अलावा ये 180 डेज का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, पुलिस जो है जब एक व्यक्ति को अरेस्ट करती है, क्रिमिनल को अरेस्ट करती है, तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि कितनी देर में पुलिस को उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जाता है उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो 24 घंटे, 24 आवर्स दिए जाते हैं पुलिस अथॉरिटी को कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस कैदी को खड़ा करना होता है राइट। फिर वो मैजिस्ट्रेट जो है वो यानी कि जज जो है, जुडिशरी जो है वो डिसाइड करती है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई चलती है, फिर उसको बेल मिलनी है कि नहीं मिलनी, तो वो प्रोसीजर जो है वो पूरा चलता है राइट उस प्रकार से। तो यहाँ पर समय कितना है, 24 आवर्स का, बट यहाँ पर समय देखो 180 दिन का है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर अपनी चार्जशीट 24 घंटे के बाद प्रस्तुत करती है, वो मैंडेटरी होता है उसके लिए। बट उआपा के केस में चार्जशीट जो है वो 180 दिन और इवन फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति को जेल के अंदर आप बंद कर सकते हो बिना किसी जुडिशियल प्रोसीजर के, उसको बंद करके रखा जा सकता है। और इसीलिए इसी चीज के लिए भी इसे ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है, क्योंकि कई बार नेता जो होते हैं वो जैसे किसी के खिलाफ अगर उन्हें कार्रवाई करवानी है, किसी को पसंद नहीं कर रहे, जैसे अभी का केस की अगर हम बात करें, आर्यन खान जो फंसा हुआ है, तो काफी सारे आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं। अभी द हिंदू में शशि थरूर का भी एक आर्टिकल आया था, आपने द हिंदू रीड किया होगा तो शायद आपको पता होगा, उसकी जानकारी होगी। शशि थरूर ने मेरे ख्याल से कल का था, कल परसों का था आई थिंक राइट, परसों का आर्टिकल था, हाँ परसों का, कल तो संडे था, कल आर्टिकल नहीं आया था, परसों का आर्टिकल था। तो उसमें शशि थरूर ने आर्यन खान के बारे में जो है बताया था, और इवन ये वाली चीज भी प्रस्तुत करी थी कि शाहरुख खान को टारगेट किया गया है राइट। पढ़ा होगा आपने तो आपको आइडिया लगा होगा। तो बात वही है कि कई बार सरकार अलग अलग पैतरे से जो है वो टारगेट करती है कुछ लोगों को, तो उनमें से ये एक तरीका है सरकार के पास कि कुछ लोगों को टारगेट करने का। ऐसा कई बार देखा गया कि कुछ लोग जो है उनको लिटरली टारगेट किया गया है राइट। और 2019 में अमेंडमेंट भी किया गया था इस उआपा के अंदर। तो इस कानून के अंदर डायरेक्टर जनरल जो एनआईए के हम लोग को देखने को मिलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, तो एनआईए के डायरेक्टर जनरल के पास जो है ये पावर दे दी गई है कि जब एनआईए केस को इन्वेस्टिगेट करती है, एनआईए के ऑफिशियल जब केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना हो या सीज करना हो तो उसकी अप्रूवल जो है वो एनआईए के डायरेक्टर जनरल दे सकते हैं। एनआईए को यहाँ पर पावर दी गई है। इस एक्ट ने एनआईए के ऑफिसर
जिनकी रैंक जो होगी इंस्पेक्टर जनरल, सॉरी इंस्पेक्टर या उसके ऊपर की होगी, राइट, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के जो एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं, तो वो मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो मामले टेररिज्म से एसोसिएटेड है। इसके अलावा डीएसपी या एसीपी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं या उससे ऊपर के जो ऑफिसर होते हैं वो टेररिज्म के मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट ऑफिसर्स की रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस की आपकी तैयारी है, राइट, आईएएस आईपीएस की, सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो आपको ये वाला पॉइंट भी थोड़ा पता होना चाहिए। कभी कभी इससे रिलेटेड भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करने के भी प्रोविजन इस कानून के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि सरकार एक व्यक्ति को टेररिस्ट तक घोषित कर सकती है। और एक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करने का मतलब समझ रहे हो आप, ना ही सिर्फ, और अगर बाई चांस वो टेररिस्ट नहीं भी है और उसके ऊपर ये आरोप लग गया टेररिज्म का, तो ना ही सिर्फ वो सफर करेगा, उसकी पूरी फैमिली सफर करेगी, राइट। तो ये एक बड़ी चीज जो है वो हो जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें जो अनलिमिटेड पावर जो इस प्रकार की दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, उसको जो है वो रिड्यूस करो। और इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने डिफाइन करी है उआपा की रूपरेखा को, कंटूर्स को, राइट, इसको परिभाषित किया है अभी रिसेंटली, राइट। यानी कि इसमें काफी सारी चीजें हम लोग को वेग देखने को मिल रही है, बट इन्होंने बोला कि इसके सेक्शन 15, 17 और 18 को लागू करते समय कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसे इसका सेक्शन 15 जो होगा वो टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट एक्ट से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है। इसका जो सेक्शन 17 हमें देखने को मिलता है वो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कोई टेररिस्ट एक्ट के लिए फंडिंग रेस कर रहा हो तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो इसके सेक्शन 17 के तहत होती है। जैसे कोई एक एक्स व्यक्ति है, अगर कहीं पर टेररिस्ट अटैक करवाना हो, तो अगर उस अटैक के लिए कहीं से फंडिंग जुटा रहा हो, राइट, पैसे जुटा रहा हो, तो इस प्रकार की एक्टिविटी अगर ये करेगा, इसमें इन्वॉल्व होगा, तो उसके खिलाफ धारा 17 के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। और धारा 18 के तहत हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, राइट, जैसे साजिश कर रहा है आतंकवादी कृत्य की, राइट, टेररिस्ट एक्ट को कमिट करने की कोई साजिश कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर धारा के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। देखो ये पूरे कानून या धाराएं जो है ये टेररिस्ट से जुड़ी हुई हैं। तो और टेररिस्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि किसी व्यक्ति को अगर टेररिस्ट डेजिग्नेट करना है या उसके साथ अगर टेररिस्ट का नाम अगर जुड़ जाता है, तो वो ना सिर्फ उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है बल्कि उसकी पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चीजें, राइट। तो वो चीज है, राइट। तो इसलिए इस चीज के लिए रूल्स रेगुलेशन जो है वो सामने रखे हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने। और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन यही किया कि टेररिस्ट एक्ट को जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए, राइट। और इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटी जो भी है तो वो तभी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को आप टेररिस्ट एक्टिविटी तभी घोषित करो जब वो हमारी जो लोकल एजेंसीज जो है उसके ऑपरेशन के बाहर की हो या उसके इन्फोर्समेंट के बाहर की हो, राइट। जैसे कि हमारे सब इंस्पेक्टर हुए, पुलिस, जो लोकल अथॉरिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, लोकल इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनकी कैपेसिटी के बाहर का जब कोई टास्क सामने आता है या कोई एक्टिविटी ऐसी सामने आती है जो उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो उसको आप टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो घोषित करेंगे, राइट। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उआपा का। और गाइस हम लोग अगले साल से सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो बैन कर रहे हैं, तो ये वाली बात आप लोग को पता ही है ऑलरेडी, राइट, बताने की जरूरत नहीं, इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हैं। इंडिया बैन कर देगी ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक्स को अगले साल से, और ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने के हमारे जो एफर्ट्स हैं उसके लिए हमने ये चीज़ किया है, राइट। और ये एक लौता ऐसा पहला स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट को कम करने के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो ये चीज़ एक्सपर्ट्स का जो है वो कहना है। एंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इस साल अगस्त में कि ये बैन किया जाएगा। 2019 में एक रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया था कि हमारी कंट्री के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इसको, इस पर्टिकुलर पोल्यूशन की समस्या को रिजॉल्व करने के लिए ये हम लोग ने रेजोल्यूशन लेकर आए थे 2019 में। और फिर इस साल हमने अनाउंस कर दिया था कि हम बैन करने वाले हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को। ज़्यादातर यूज होने वाला जो प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक, तो 1 जुलाई 2022 से इसे बैन किया जाएगा। इन्फोर्समेंट इज द की फॉर द बैन टू बी इफेक्टिव। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। आप तो पॉलिसी बना लोगे, आप प्लान्स बना लोगे, अब आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। आप अगर सोच रहे हो कि आपने सिविल सर्विसेज का अपना प्लान बना लिया, या आप सोच रहे हो कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, या आपने जो मैंने आप लोग के लिए बनाया यूपीएससी 2022 का प्लान, उसको आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आप सोच रहे हो कि सिर्फ हम ज्वाइन कर लेंगे और बैठे रहेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी मूर्खाई मत करना। ज्वाइन कर लोगे, बैठे रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ज्वाइन करोगे, जो चीज़ बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे तब सिलेक्शन होगा। तो मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा। कोई भी कोचिंग नहीं है, कोई भी सेंटर नहीं है जो ये क्लेम करे कि वो आपका सिलेक्शन करवा रहा है, और अगर कोई क्लेम कर रहा है तो वो आपको लूट रहा है, आपको बेवकूफ़ बस बना रहा है, राइट। और उसके बेवकूफ़ में
बहुत सारे लोग फंसते हैं, सालों साल में बहुत सारे लोग फंसते हैं ऐसे लोगों के जालों में। तो आपको फंसना है तो आप फंसो, क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी बार लोग फंस के आते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग से फंस के आते हैं और उसके बाद जो है फिर वो करते हैं। और आप लोग को तो यार जो फ्री हो तो आप लोग को शर्म आनी चाहिए। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग है, एक CISF में सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने मुझे बोला, उनकी राइफल शूटिंग चल रही थी, उन्होंने बोला कि सर मैं अपना समय निकाल, उन्होंने बैच ज्वाइन किया, उन्होंने बोला कि सर मैं अपना समय निकाल के इस एग्जाम की तैयारी करूंगा, आप उससे बेफिक्र रहें, मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी, कुछ भी करके 2022 में मुझे IAS जो है वो बनना है। तो उनका स्पिरिट, मजा आ गया उनकी बात सुन के मुझे कि यार बंदा ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, अंडर हाई प्रेशर है, राइट, और उसके बावजूद तैयारी जो है वो कर रहा है। और आप भी काफी सारे लोग होंगे, जॉब्स में होंगे अलग अलग प्रकार की। मैं तो देखता हूँ कि लोग अपनी सिंपल सी मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो जॉब होती है, थोड़ा टाइम जिसमें उन्हें देना पड़ता है, उसी में इतने टेंशन लेने लगते हैं। अरे लोग कितने मेंटल प्रेशर से गुजरते हैं, जॉब के अलावा घर को भी देखते हैं, घर भी उनको चलाना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बावजूद इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास तो काफी सारी मदर्स हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। तो आई एम लिटरली अमेज्ड कि वाह यार, मानना पड़ेगा मदर का काम कितना ज्यादा होता है। जैसे मैंने अभी अनु कुमारी जी के बारे में, अनु कुमारी नाम है ना शायद, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गलत हूँ तो करेक्ट कर लेना यार। तो वो उन्होंने तैयारी करी यार, और कितना बड़ा सेक्रीफाइस करके तैयारी करी। तो सेक्रीफाइस करो, तैयारी करो, सिलेक्शन होके रहेगा, बट मेहनत करने से डरो मत यार, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, और टाइम दोगे तो फिर सब कुछ होगा। तो यही चीज है, बैन तो हमने कर दिया, घोषणा तो कर दी, बट उसको फॉलो करेंगे तब जाकर तो एनवायरमेंट ठीक होगा ना, राइट। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। और सरकार को महत्वपूर्ण संरचनात्मक मुद्दों, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। जैसे कि जो प्लास्टिक्स के ऑल्टरनेटिव का उपयोग जो किया जा रहा है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, रिसाइकलिंग को इंप्रूव करने की आवश्यकता है, बेटर वेस्ट सेग्रीगेशन मैनेजमेंट की आवश्यकता है, वेस्ट को सेग्रीगेट करो। जैसे आप देखते हैं ना आजकल डस्टबिन, हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन हम लोग को देखने को मिलता है, एक तरफ गीला कचरा, एक तरफ सूखा कचरा। क्यों? ये सेग्रीगेशन है, राइट। ये सेग्रीगेशन होगा तो रिसाइकलिंग भी बेटर तरीके से हो सकेगी। इन एडिशन टू इम्प्रूविंग रिसाइक्लेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हमें इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। एक तो ऑल्टरनेटिव्स को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग सेक्टर पर हमें इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो क्या होते हैं? ये डिस्पोजेबल आइटम होते हैं, वही सब, ये प्लास्टिक की बॉटल हो गया, ये स्ट्रॉज वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें, पाइप वगैरह हो गई, वो स्ट्रॉ होता है ना पीने के लिए, वो कांटा चम्मच, वो फोक वाली जो हमें देखने को मिलती है शादी पार्टी में आप जाते तो मिलती है, ये प्लास्टिक की चम्मचें वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो। तो प्लास्टिक जो है वो क्यों बैन करने की बात की जा रही थी? प्लास्टिक एक तो ये सस्ता होता है, लाइट वेट होता है, ईजी टू प्रोड्यूस होता है, राइट, और इसके कारण हमें देखने को मिलता है कि मतलब काफी एक सेंचुरी से इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिछले 100 सालों में बहुत तेजी से ये इसका प्रोडक्शन बढ़ चुका है, एकदम ज्यादा। और ये क्या हो रहा है? ये वेस्टेज हमें देखने को मिल रहा है, राइट, और ये कंटिन्यू रहेगा, ये वाला ट्रेंड इसके प्रोडक्शन का। और ये कंटिन्यू उसका अगर वेस्ट होता रहेगा तो एनवायरमेंट के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि प्लास्टिक को आप जलाओगे तो एनवायरमेंट डैमेज करेगा, उसको मिट्टी में गाड़ दोगे, मिट्टी खराब कर देगा, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, राइट। तो इसके साथ बड़े दिक्कतें हैं इसके साथ, राइट। तो ये चीज़ है, बट कंट्रीज आर नाउ स्ट्रगलिंग विद मैनेजिंग द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दे हैव जनरेटेड। तो ये कंट्री, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंट्री में हो रही है प्लास्टिक वेस्ट के कारण। और इसी को अगर आप RRR पर टारगेट करोगे, रीयूज और रीयूज रिसाइकल, ये RRR 3R का क्या कॉन्सेप्ट था? रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। तो आपको में से काफी सारे स्टूडेंट को याद आ गया होगा 3R का कॉन्सेप्ट, राइट। जैसे ही मैंने 3R बोला होगा, जैसे कि मैं एक चीज भूल रहा हूँ तो आप बोल रहे होगे शायद, और अगर आप ऐसा बोल रहे होगे करेक्ट उस चीज को, तो आप सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी चल रही है। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है, ये 3R का कॉन्सेप्ट है। अबाउट 60% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया इज कलेक्टेड। इंडिया के अंदर जैसे मान के चलो कि 100 प्लास्टिक की चम्मचें फेंकी तो 60 चम्मचें ही सिर्फ रिसीव होती है, 40 चम्मचें प्लास्टिक वेस्ट के तौर पर जो है वो पड़ी रहती है समुद्र के किनारे या फिर इधर उधर, राइट। और प्लास्टिक जब, ऑब्वियसली बात है, समुद्र में जब चला जाता है तो भी बड़ी दिक्कत करता है। इसमें सबसे दिक्कत जो आती है वो माइक्रो प्लास्टिक्स की आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। जैसे जानवर वगैरह खा लेते हैं, जानवर के अंदर जो है, और फिर वो मर जाते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज, और एक्वेटिक स्पीसीज को ह्यूमन खाते हैं, तो ऐसे करके प्लास्टिक जो होता है वो ह्यूमन की बॉडी में आकर भी एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये कार्सियोजेनिक होता है। इसके कारण कैंसर होने लगते हैं ह्यूमंस को, काफी प्रॉब्लम ह्यूमन की हेल्थ पर भी आती है। तो ये ह्यूमन को एनवायरमेंट इफेक्ट करता है, एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है, प्लांट्स एनिमल्स को इफेक्ट करता है, यानी कि पूरी चीज प्लास्टिक बहुत बुरा है कुल मिला के, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो
इंडिया से हटा दिया जाएगा, इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक से, राइट। तो ये मल्टी मिनिस्टेरियल प्लान जो है वो हमें देखने को मिला था, जो कि फोकस करता है, टारगेट करता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारी कंट्री से हटा देना है, राइट। और गवर्नमेंट कमेटी जो है उनने आइडेंटिफाई किया सिंगल यूज प्लास्टिक्स आइटम को कि उसे बैन किया जाएगा, राइट। उसकी यूटिलिटी के आधार पर, उसके और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के आधार पर कि किस प्रकार से हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और एनवायरमेंट पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो 3 स्टेजेस में इसका बैन जो है वो बताया गया। ये 3 स्टेजेस याद रखना, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए। पहली कैटेगरी हम लोग को सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स की देखने को मिल रही है, जिसमें यही सब बलून के फ्लैग्स, बलून्स हो गए, फ्लैग्स हो गए, कैंडी की जो स्टिक्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, आइसक्रीम हो गई, ईयरबड्स जो हमें देखने को मिलते हैं, ईयरबड्स वगैरह उसमें स्टिक नहीं लगी रहती प्लास्टिक की छोटी छोटी, थर्माकोल वगैरह हो गए, राइट। और इसके अलावा ये पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी जो शुरू की जाएगी 1 जुलाई 2022 से, ये बताया जा रहा है इसके अंदर प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरीज, फोक्स, यही सब कांटा चम्मच वगैरह, ये पूरी चीजें, ये सब सिगरेट के पैकेट्स वगैरह हमें देखने को मिल रहा है। ये चीज जरूर याद रखो, राइट। प्लास्टिक बैनर जो कि 100 माइक्रोन से कम की थिकनेस के हमें देखने को मिल रहा है, राइट। 100 माइक्रोन के से कम की थिकनेस के जो ये बैनर्स वगैरह, प्लास्टिक बैनर्स वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको बैन किया जा रहा है। तीसरी कैटेगरी के अंदर नॉन वुवन बैग्स, यानी कि ऐसे प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, पन्नी वगैरह हमें देखने को मिलती है, जो कि 240 माइक्रोन की थिकनेस से कम की हमें देखने को मिलती है, तो उसे प्रोहिबिट किया गया है तीसरी कैटेगरी के अंदर। और ये शुरू होगा सितंबर नेक्स्ट ईयर से। तो जुलाई में जो है अगले साल जुलाई में दूसरा कैटेगरी को बैन करना शुरू कर दिया जाएगा, और फिर 2 महीने बाद तीसरी कैटेगरी को बैन करना शुरू कर दिया जाएगा। अब इसमें चैलेंजेस जो है वो क्या क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जनरेट होता है, 26,000 टन हमें देखने को मिलता है हर दिन, राइट। एंड मोर देन 10,000 टन स्टेज अनकलेक्टेड, 10,000 से ज़्यादा टन का प्लास्टिक जो है वो कलेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, राइट। और काफ़ी सारा प्लास्टिक जो है वो रिवर्स में, ओशियंस में, लैंडफिल्स वगैरह में चले जाता है और डैमेज करता है इस एनवायरमेंट को, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब करने की क्या आवश्यकता है, तो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना खर्चा होगा और एनवायरमेंट में उससे क्या बेनिफिट जो है वो मिलेगा, तो वो करने की आवश्यकता है। द प्लान हैज टू टेक इनटू अकाउंट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर बैन टू बी सक्सेसफुल। तो प्लान के अंदर हम लोग को सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को ध्यान में रखने की आवश्यकता है बैन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, राइट। वी नीड बेटर रिसाइकलिंग पॉलिसीज, एक अच्छी रिसाइकलिंग पॉलिसीज लाने की जो है वो आवश्यकता है। और क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो पुअर हैं एंड देयर नीड्स टू बी अ मच ब्रॉडर स्ट्रेटजी, संसाधन जो है वो खराब है और अधिक व्यापक रणनीति बनाने की हमें आवश्यकता है। तो अच्छी रिसाइकलिंग पॉलिसी को लाने की हमें आवश्यकता है जो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो। तो ये था पूरा वो टॉपिक जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी, एक बहुत अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। अब बात करेंगे नासा के परसीवरेंस रोवर के बारे में। तो क्वेश्चन आएगा परसीवरेंस रोवर जो है वो किसका है, नासा का है। किस पर्टिकुलर प्लैनेट का ये रोवर हम लोग को यानी कि वहां पर रिसर्च करने के लिए देखने को मिल रहा है, तो मार्स पर ये रिसर्च कर रहा है। तो पहली साइंटिफिक एनालिसिस इमेजेस की जो ली गई है नासा के परसीवरेंस रोवर ने, तो वो सामने आई है और इसे मार्स के जेजीरो क्रेटर की इमेजेस जो है वो बताया जा रहा है, जो कि आज की डेट में सूखा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, ड्राई एरिया है। विंड इरोडेड डिप्रेशन इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये क्रेटर में, ये गड्ढे में, राइट, बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले मिट्टी हुआ करती थी और विंड इरोजन हुआ होगा, हवा आई होगी और यहाँ से मिट्टी जो है वो चली गई, राइट। और बताया जाता है कि एक समय पर ये लेक हुआ करती थी, मतलब कि पानी का एविडेंस, राइट, पानी या फिर लिक्विड बोलो आप, अभी पानी के बारे में, वाटर के बारे में एग्जैक्टली मत बोलो, लिक्विड का एविडेंस जो है वो यहाँ पर हुआ होगा, राइट। और हो सकता है कि छोटी नदी वगैरह हुई होगी, राइट, कुछ 3.7 बिलियन ईयर्स पहले। तो ये सब चीजें अभी पता लग रही हैं। अब यहाँ पर आपको फैक्ट क्या ध्यान में रखना है, जैसे नासा का परसीवरेंस रोवर है, ये वाला फैक्ट आपको पता लग गया, कहाँ गया है, मार्स में गया है। ये जेजीरो क्रेटर कहाँ का है, क्वेश्चन आ जाएगा 3-4 ऑप्शन, तो मार्स का जेजीरो क्रेटर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड इमेजेस ऑल्सो रिवील एविडेंस दैट क्रेटर एंड्योर्ड फ्लैश फ्लड। तो इस गड्ढे के अंदर बताया गया था कि एक समय पर हुआ होगा काफी फ्लड हम लोग को देखने को मिलेगी, फ्लैश फ्लड के बारे में आपको याद आ रहा है, हमने बात करी थी, पढ़ाया था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन सी एक घटना अभी रिसेंट पास्ट में हुई थी, इसी साल 2021 के स्टार्टिंग में कौन सी एक घटना हुई थी, किस जगह पर, जिस जगह पर हम लोग ने फ्लैश फ्लड को ऑब्जर्व किया था। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर, देखते हैं किसको याद है। दिस फ्लडिंग वॉज एनर्जेटिक enough to sweep up large boulders from 10 of miles upstream and deposit them into lake bed where the massive rocks lie today। बाढ़ इतनी ऊर्जावान थी, इतनी तेज थी कि दसियों मील ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंडों को बहा ले गई, बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह एकदम सबको जो है वो बहा ले गई, उन्हें झील के तल में जमा कर दिया। और
ये झील के नीचे जो है वो उसे जमा कर दिया। तो ये वाली चीज भी, ये वाले एविडेंस भी जो है वो सामने आ रहे हैं इस तरीके के, राइट। और देखो परसिवरेंस रोवर से रिलेटेड आप कुछ फैक्ट जान लो। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी के तहत इसे लॉन्च किया गया था, राइट। और फरवरी 18 2021 को परसिवरेंस रोवर जो है वो लैंड कर गया था जेजीरो क्रेटर के ऊपर, मार्स के, राइट। और मिशन का फोकस किस चीज के ऊपर और क्या क्या चीज है इसमें, तो बहुत बेहतरीन चीज है इसके अंदर, मॉक्सी मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर। इसरू का मतलब है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये लोग क्या कर रहे हैं मार्स में, इसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी जिससे ये मार्स में ही ऑक्सीजन जो है वो बना रहा है, मार्स में ही। इन सीटू का मतलब होता है, राइट, इन सीटू का मतलब कि आप उसी जगह पर, उसी प्लेस, देखो दो चीजें होती है एनवायरमेंट स्टडीज में, आपने जो है वो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ना ही है। इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है, बोलो रिपीट करो, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जगह है, राइट। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, चलो समुद्र जो है वो क्या है, आप समुद्र में, जैसे फॉर एग्जांपल ये समुद्र है, समुद्र के बगल में ये कोस्टल एरिया मान लो, यहाँ पर गोवा का बीच है, आप यहाँ पर गए और यहाँ पर आपको, आपने जैसे प्लान किया, वहां की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, आपने यहाँ पर जो है वो प्लान किया कि यार यहाँ पर जो है वो मछलियां जो है वो काफी ज्यादा खतरे में है, राइट। यहाँ पर लोगों की एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से हो रही है कि मछली को जो है वो खतरा हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ स्पीसीज को आपने टारगेट किया और इन स्पीसीज को आपने जो है वो कोशिश किया कि इस जगह पर उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, तो आपने इस जगह पर मतलब इस प्रकार से इनक्लोज कर दिया, यानी कि स्ट्रक्चर को जो है वो बंद कर दिया, राइट। और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं स्पीसीज की ब्रीडिंग आपने करवाई जो जिन स्पीसीज को आप टारगेट कर रहे हो, मतलब आपने उसी क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पे मछलियां रहती हुई आ रही हैं, उसी समुद्र पर, वहीं पर ही आपने उनको कंजर्वेशन के लिए कुछ एफर्ट्स किए। तो ये क्या है, ये इन सीतु है, इन सीतु, उसी जगह पर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। और एक्स सीतु का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ये मछलियों को उठाया और मछलियों को उठा के आप एक बड़े से एक्वेरियम में या दूसरी जगह पर कहीं पे तालाब पर ले गए, तो आप क्या क्या किया आपने, उनके एक्चुअल हैबिटेट से उनको निकाल के कहीं और लेकर गए। तो ये इन सीटू कैसे हुआ ये, तो मार्स में ही ऑक्सीजन बना रहे, कहीं और से ऑक्सीजन बना के अगर मार्स पे ले गए होते तो वो एक्स सीटू मेथोडोलॉजी होती है, इन सीटू मेथोडोलॉजी है। तो इसके अंदर मॉक्सी याद रखना, इसके अंदर मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट है ऐसा जो कि मार्स पे ही ऑक्सीजन बनाएगा, राइट। ये मार्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करेगा वहां पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, राइट, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जैसे कि कल को कोई मिशन होता है ह्यूमन का मिशन, तो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट जो है वो वहीं पर फुलफिल हो जाए, उसी के वहीं पर ही बनाए गए ऑक्सीजन से, राइट। अब इसमें एक और बेहतरीन चीज है, इंज्यूनिटी। तो इंज्यूनिटी का नाम भी आप याद रखना, इस मिशन में पहली बार मार्स पर हेलीकॉप्टर उड़ाया गया और ये हेलीकॉप्टर का नाम इंज्यूनिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और प्लान किया गया है, ये पहला स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें से यहाँ पर मार्स से रॉक के सैंपल जो है वो धरती पर जो है वो लाए जा रहे हैं और धरती पर लाकर उसकी स्टडी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी कि कितने पुराने हैं ये, क्या क्या मिनरल्स हैं, और इस प्रकार की स्टडी की जाएगी। और भी इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो देखने को मिलेंगे कि क्या पहले यहाँ पर जीवन हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था, तो उसको देखा जाएगा, राइट। रॉक को जो कलेक्ट किया जाएगा, धरती पर लाया जाएगा, उसकी स्टडी की जाएगी, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाकर एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाएगा, राइट। वहाँ के क्लाइमेट को स्टडी किया जाएगा, मार्स में किस प्रकार की जियोलॉजी है, राइट, भूविज्ञान कैसा है, तो उसको उसका अध्ययन किया जाएगा। फ्यूचर में मार्स पे किस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम लोग ला सकते हैं बेटर, यानी कि ह्यूमन मिशन के लिए, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ व्हाट इज द रीजन फॉर नियर टर्म इंटरेस्ट इन मार्स, मार्स पे हम लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, तो देखो मार्स हमारे हमारे एक तो काफ़ी नज़दीक है, हमारी धरती से मात्र 200 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। और ह्यूमन जो है वहाँ पर कह रहे हैं कि मार्स पर, जैसे इलॉन मस्क जो है वो भी ये चाहते हैं कि मार्स पर जो है वो ह्यूमन जाकर सिविलाइज करें, ह्यूमन जाकर वहाँ पर रहे, तो वही वो वाला भी एक टारगेट है, राइट। और मार्स पे बताया जाता है कि पहले के समय पर नदियां जो है वो बहती थी, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि क्या पता वहां पर लाइफ जो है वो वापस फिर से जो है वो स्टैब्लिश हो जाए। अब देखो नदी बहती थी, बट अभी भी साइंटिस्ट रिसर्चर वेरियस आर्टिकल में कह चुके हैं ये जरूरी नहीं पानी की नदी हो सकता है कुछ और, कोई और लिक्विड हो, राइट। तो उस पर अभी चीजें जब सामने आएंगी और बेटर तरीके से रिसर्च के बाद, तब हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अभी आपको जो है वाटर नहीं मेंशन करना है, यू कैन मेंशन अबाउट लिक्विड और सच एज वाटर, तो ऐसे करके भी मेंशन कर दोगे तो आपका जो आंसर होगा वो सही होगा, राइट, सही कहलाएगा। और सामने वाले को जब जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको भी पता लग जाएगा, जब आप इस प्रकार की चीज लिखोगे ना, तो वो भी सोचेंगे कि अरे हाँ यार, ये जो कैंडिडेट है इसने इस चीज को मतलब मुझे बताने के लिए कि सर मैं जानता हूं कि वहां पर अभी तक हमें पता नहीं कि वाटर है कि नहीं, तो उसको मैंने इस तरीके से लिखा है, राइट। तो वो ये सब जो इंप्रेशन होते हैं गाइस, मेंस की आंसर राइटिंग में ये सब इंप्रेशन होते हैं, ये इस इंप्रेशन को अगर आपने क्रिएट कर दिया ना कॉपी चेक करने वाले के सामने, तो मजा आ जाना आपकी कॉपी में, राइट। इट ऑल्सो हैज implications फॉर कमर्शियल ट्रैवल। देखो आने वाले समय में जैसे कि अभी स्पेस टूरिज्म शुरू हो ही गया, जरा बताओ मुझे 3-4 मिशन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, स्पेस टूरिज्म के अभी रिसेंट पास में जो हुए हैं, काफी सारे लोग जो है वो
टूर कर चुके हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो अमेजोन के जो फाउंडर है, राइट, तो वो भी कर चुके हैं, इस मिशन में जा चुके हैं, स्पेस टूरिज्म के मिशन में। तो बताओ जरा, नाम लिख कर बताओ कि कौन से मिशन अभी रिसेंट पास में स्पेस टूरिज्म के हमें देखने को मिले, फटाफट बताओ। अब चलिए, G7 की गाइडलाइन आई है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को लेकर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर G7 की गाइडलाइन हम लोग को देखने को मिली है। G7 के जो फाइनेंस लीडर्स हैं, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर G7 कंट्रीज के नाम, कौन सी कंट्री G7 का हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले भी G7 के बारे में चर्चा करी थी हमने। तो इन्होंने गाइडलाइन मेंशन करी है सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसीज को लेकर। आज की डेट में डिजिटल करेंसीज के ऊपर काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, राइट, स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज वगैरह के ऊपर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज वगैरह के ऊपर। तो इस पर टारगेट किया जा रहा है। सभी कंट्रीज जो है वो चाह रही है कि अब थोड़ा सा जो सिस्टम हो वो सिस्टमैटिक हो, राइट, डिजिटल, हर कंट्री के अंदर डिजिटल करेंसीज वगैरह जो है वो, और वो भी सिक्योर्ड फॉर्म में सामने आए, राइट, तो उस पर टारगेट किया जा रहा है। तो G7 ने एक गाइडलाइन जो है वो जारी करी है। तो एनी डिजिटल करेंसी इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक, कोई भी डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाएगी, मस्ट support and do no harm to the bank's ability to fulfill its mandate on monetary and financial stability। कोई भी डिजिटल करेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि एक कंट्री के जो फाइनेंस सिस्टम जो होता है ना उसको अनस्टेबल कर दे। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इस चीज को समझो गहरे तरीके से। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, तो आपको पता है ना इसका काम क्या होता है। आरबीआई जो है वो क्या, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई समय समय पर देखती है कि अगर जैसी महंगाई जो है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या करती है, मनी के फ्लो को मार्केट से निकाल लेती है या डाल देती है। ये इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। जैसे देख रही है कि यार मार्केट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो आरबीआई टारगेट करती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मार्केट में जाए, ज्यादा से ज्यादा बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को लोन दे, राइट। तो ये पॉलिसीज होती है। अब डिजिटल करेंसी में भी ये चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा तरीके से कि कहीं डिजिटल करेंसी के आने से ये जो फ्लो है, राइट, ये जो मैनेजमेंट है ये हैम्पर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अगर जितनी डिजिटल करेंसी को अलाउ कर रहे हो, लेकर आ रहे हो मार्केट में, तो आप जो हार्ड कैश है मार्केट से वो अपने पास रिजर्व करके लॉक कर दो अलग, राइट। तो जिससे क्या रहेगा कि आपको आपका मैनेजमेंट बरकरार रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास अभी हार्ड करेंसी है मार्केट में, राइट, पेपर है, राइट, पेपर करेंसी है मार्केट में। तो इस करेंसी को जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से कि 100 करोड़ की डिजिटल करेंसी जो है वो जारी करी, तो आप 100 करोड़ ये वैल्यू जो है, यानी कि ये पेपर जो है उसको अपने पास बुलवा के रख लो, लॉक कर लो कि अगर मार्केट में ये 100 करोड़ जा रहे हैं तो एक्चुअल जो पेपर है यानी कि पेपर करेंसी जो है वो आके लॉक हो जाए, राइट। तो उससे क्या रहेगा, चीजें स्टेबल रहेगी। नहीं तो पता लगे आपने ऑलरेडी जो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है आपने उसमें और जो है वो थोप दिया, उसके बाद आप मैनेज ही नहीं कर पाए कि अरे यार ये इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, आपको आइडिया नहीं लग पा रहा, तो फिर डिफिकल्टी नहीं आ जाएगी। तो इसीलिए ये चीज कही है कि स्टेबल सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए। तो ये समझदारी ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की समझदारी इंपॉर्टेंट है कि ये भाई ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है G7, और वो समझदारी मैं आपकी डेवलप करता हूं। करेंसी मस्ट बी इशूड इन अ वे दैट डू नॉट इन्फ्रिंज अपॉन द सेंट्रल बैंक्स मैंडेट। तो इस तरीके से आप इशू करो कि सेंट्रल बैंक का जो मैंडेट है, वही सेम चीज मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी थी, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कुछ। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, उसके काम को इफेक्ट ना होने दे किसी भी प्रकार से, राइट, टू मीट रिगरस स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड फॉलो करती है प्रिवेसी से रिलेटेड, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। इवन जैसे यूजर के डेटा, जो भी यूजर का डेटा है वो नहीं होना चाहिए, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए यूजर के डेटा को। जैसे कि आप अगर कोई डिजिटल करेंसी रिलीज कर रहे हो किसी ऐप वगैरह के थ्रू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का, जैसे आजकल काफी सारी ऐप्स होती हैं, काफी सारे लोग जो है वो बिना पढ़े अलाउ 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 कर देते हैं, फिर बाद में भुगतते हैं। कई बार उनका डेटा वगैरह लीक हो जाता है तो, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने लगती है तो, राइट, क्योंकि आप अनऑथोराइज ऐप को अगर अपने पास इंस्टॉल करोगे और उसको अगर अलाउ करोगे तो आप ऐप को जो है वो खुद ब खुद ऑथोराइज कर रहे हो कि ऐप आपके मोबाइल में घुसकर आपके कॉन्टैक्ट्स देखे, आपके मैसेजेस देखे, आपका ओटीपी अगर आए तो वो ओटीपी उसको पता लग जाए, राइट। तो आप खुद ऑथोराइज करते हो। मैंने देखा है, मेरी एक बहुत खास है, पहचान के हैं, बहुत खास, तो उनका मतलब उनकी वो है सिस्टर है, तो कोई एक व्यक्ति आया था बेचारा, बोल रहा था कि पुणे की बात है ये, वो आया बोला कि दीदी मुझे प्लीज़ ये एप्लीकेशन मेरी डाउनलोड कर लो क्योंकि मुझे अपने बॉस को जो है वो दिखाना है, मेरे को बड़ा लॉस हुआ है। वो बेचारा बन के उसने कर लिया काम। अब लोग बेचारे बन के आजकल लूट लेते हैं। मेरे पिताजी को 1.5 करोड़ से लूटा एक इंसान ने बेचारा बन के, अभी भी केस चल ही रहा है, राइट। तो ऐसे बेचारों के ऊपर को वो नहीं करना, आप कल के ब्यूरोक्रेट्स हो, यू शुड बी। अभी एक दिन ऐसी हुआ था, मम्मी बीच में आ गई थी ऊपर रूम में, अरे बेटा अपन को 25 लाख की लॉटरी लगी है। मैंने कहा मम्मी ब्लॉक करो उसका, ब्लॉक करो अब तुरंत, राइट, कोई जरूरत नहीं। जहां जो आपको लालच दिखा रहा है मतलब वहां वो आपको बेवकूफ बना रहा है, राइट। और ये तो हर चीज, हर मार्केटिंग का वो है कि जहां जिसने आपको लालच दिखाई, राइट। मैं तो बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट को कि मैंने कहा भाई कहीं आपको अगर मेरे पास आना है
तो ये बात तो जरूरी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो आइए सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए हो जाएगा। बॉस, ज्वाइन करने से नहीं होता, मेहनत करने से होता है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की मार्केटिंग टेक्निक्स है वो अपनाते हैं, राइट। तो उन टेक्निक्स में आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स को फंसना नहीं है, राइट, किसी प्रकार से। अगर आप आज की डेट में फंसने लगोगे तो फिर आप कल को लोगों को कैसे बचाओगे यार। तो वही, अब वो मेरी खास की वो हैं, सिस्टर हैं, तो उनको एक ने फंसा लिया इस तरीके से। उन्होंने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, 1,07,000 समथिंग, 1,07,000 उतना ही था बेचारी के बैंक अकाउंट में, निपट गया, गायब। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेस दे दिया मैसेज रीड करने का, लाओ लाओ करके, राइट। अब आपका अकाउंट नंबर अगर उनके पास है, अकाउंट डिटेल्स उनके पास है, राइट, तो वो उसके थ्रू आपके पास जो ओटीपी आएगा या आपका नंबर, आपके नंबर के थ्रू उन्होंने फॉरगेट पासवर्ड किया, ओटीपी गया और ओटीपी उनको मिल गया, हो गया काम। फिर तो जाएगा ना, वो पासवर्ड चेंज करके आपके पूरे बैंक अकाउंट को मैनेज कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है आज की डेट में। और फालतू कोई एप्लीकेशन वगैरह को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, राइट। जिसको आप जानते हो सिर्फ उसी से इंटरैक्ट करो, जैसे पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह, जिसको जानते हो, राइट। और जिसको नहीं जानते, फालतू में उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। आजकल बहुत चोर बैठे हैं मार्केट में, सड़े लोग। और कोई भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, तो इसके पीछे जो है वो पब्लिक कमिटमेंट होने चाहिए, वो भी लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक कमिटमेंट्स की बैकिंग होनी चाहिए, ग्राउंडिंग होनी चाहिए, राइट, करेंसी के ऊपर, राइट। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कानून के तहत, और एक इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में अगर कोई घोटाला होगा तो एटलीस्ट यू हैव आरबीआई, राइट, टू कंप्लेन। आपके पास आरबीआई है कंप्लेन करने के लिए, ओम्बड्समैन है आपके पास कंप्लेन करने के लिए, आप जाकर उनके पास कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। तो यही वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि आप कोई भी सेंट्रल बैंक अगर कोई डिजिटल करेंसी लेकर आती है तो कानून के तहत जो है वो उसको बैकिंग, उसको सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए। जैसे कि कल को कोई इशू होता है तो जुडिशरी अवेलेबल हो निवारण करने के लिए, राहत देने के लिए। तो ये सीबीडीसी या फिर नेशनल डिजिटल करेंसी है क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर नेशनल डिजिटल करेंसी है क्या? तो सिंपल, ये डिजिटल करेंसी है, कंट्री की फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी का मतलब क्या है? जैसे कि आज की डेट में, अच्छा मुझे ये बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर, पुराने 500 और 1000 के नोट फिएट करेंसी इसको मैं कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता। फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो अलाउ की जाती है, जो अलाउ की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा चलने के लिए, क्योंकि आज की डेट में कुछ नहीं है, पेपर ही पेपर है बस वो, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पुराने अगर नोट किसी के पास होंगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, है ना, वो चलेंगे नहीं मार्केट में। तो वही वाली चीज। तो ये कंट्री की फिएट करेंसी हमें देखने को मिलती है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर करेंसी और माइंटिंग कॉइन्स, कॉइन को मिंट करने की जगह या पेपर को प्रिंट करने की जगह सेंट्रल बैंक इशू करती है इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स, जैसे कि वही आप यूज करते हैं पेटीएम, फोन पे वगैरह। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स हम लोग को देखने को मिलती है, डिजिटल करेंसी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज है। इवन जैसे आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, तो ये भी क्या है? ये भी डिजिटल करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है कि नहीं? तो इसके पास बैकिंग होती है पेपर करेंसी की, इसमें बैंकिंग सिस्टम के अंदर, या फिर इवन इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि जो फोन पे, गूगल पे, जो ये सब चलते हैं, तो उसके पास बैकिंग होती है किसकी? पेपर करेंसी की हम लोग को देखने को मिलती है। ऐसे ही होता है ना। और बट पेटीएम में ऐसा नहीं है। पेटीएम है एक्चुअली में टोकन करेंसी। अब आप देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, इंटरनेट बैंकिंग में भी डिजिटल करेंसी हमें देखने को मिलती है, राइट। और फोन पे, गूगल पे में भी डिजिटल करेंसी हमें देखने को मिलती है। बट अगर आप बात करो पेटीएम की, तो पेटीएम स्पेशली वॉलेट की, यूपीआई की नहीं, वॉलेट की, तो आपने देखा होगा पेटीएम वॉलेट का पैसा सिर्फ पेटीएम वॉलेट में ही जाता है। पेटीएम वॉलेट का पैसा आपके, वैसे तो आप चाहो तो कुछ परसेंट कमीशन वो लेते हैं आजकल, मेरे ख्याल से कितना 1-1.5% कुछ ले रहे हैं वो लोग, तो आपके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, बट वो परसेंटेज लेते हैं। तो ये क्या टोकन करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्या हो रहा है कि ये जो डिजिटल करेंसी होने वाली है ना, ये एक्चुअल में टोकन करेंसी के फॉर्म में जो है वो लाई जाएगी, राइट। वही चीज तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में समझाई थी कि मार्केट में जो पेपर करेंसी है, और फिर उसके अलावा अगर आप कोई नई इस प्रकार की डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हो, तो आपको जो है वो इसको प्रिंटिंग करेंसी से, यानी कि प्रिंटेड जो करेंसी आपके पास ऑलरेडी है मार्केट में, तो उससे आपको इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। तब जाके आप बिल्कुल एक्यूरेट जो अभी जो मार्केट में जो चल रही है करेंसी का जो फ्लो है, तो उसको आप मेंटेन कर पाओगे, वरना फिर एक्स्ट्रा बर्डन मार्केट के अंदर रिलीज हो जाएगा, आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऑलरेडी फोन पे, गूगल पे है, ये फिर क्या? तो इनकी तो अपने पास वो होती है ना, बैकिंग हम लोग को देखने को मिलती है। बैकिंग कैसी बैकिंग? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आप अगर फोन पे से पैसा, अगर अपने, जैसे मेरे बैंक अकाउंट में आप जो है वो फीस डालो, तो मैं अगर बैंक से आके जो है वो पैसा निकाल लूँ, हार्ड कैश करा लूँ, तो मेरे पास क्या आ गया? हार्ड कैश आ गया ना। तो इसके पास पेपर की बैकिंग है इसके पास, राइट। बट अब जो एक्स्ट्रा जो करेंसी जो मार्केट में लाई जाएगी किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। इसलिए यहां पर सेंट्रल बैंक की बात की जा रही है, यहां पर एप्स वगैरह की बात नहीं की जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं की जा रही है, यहां पर सेंट्रल बैंक की बात की जा रही है। जो सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, मतलब कि क्योंकि सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? करेंसी को प्रिंट करना। अभी हमने बात करी प्रिंट करना, या उसकी कॉइन्स को माइंट करना, है ना। तो ये सेंट्रल बैंक का काम होता है। तो उसकी जगह सेंट्रल बैंक की नई करेंसी जो है वो इवॉल्व करेगी, लेकर आएगी, जो कि होगी डिजिटल करेंसी।
दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर, राइट? ठीक है, आगे की बात करें और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इस प्रकार की सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को। तो फिट फॉर पर्पस मनी यूज फॉर सोशल बेनिफिट एंड अदर टारगेटेड पेमेंट इन द कंट्री, किसी देश में सामाजिक लाभ और अन्य लक्षित भुगतानों के लिए उपयोग किए जाने वाले उद्देश्य के लिए उपयुक्त धन के तौर पर ये हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि सेंट्रल बैंक पे कर सकती है बेनिफिशियरी को प्री प्रोग्राम्ड सीबीडीसी के तौर पर, यानी कि सिर्फ ये वाली करेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल गरीबों के पास ये अमाउंट जो है वो चला गया, यानी कि टोकन चला गया, गरीब इस टोकन का उपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ही कर सकेंगे और कहीं नहीं कर सकेंगे। वही चीजों मैं भी आपको पेटीएम के मामले में समझाने की कोशिश कर रहा था कि पेटीएम से एक दूसरे पेटीएम के वॉलेट में ही पैसा जो है वो ट्रांसफर होगा। पेटीएम से फोन पे में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, बट हाँ पेटीएम वाले क्या कर सकते हैं, ये आपसे कुछ पैसे जो है वो चार्ज करके, यानी कि कुछ परसेंटेज चार्ज करके आपके अकाउंट में पैसे डलवा देंगे, राइट? बट वो उसका एक्स्ट्रा जो है वो परसेंटेज लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये टोकन को एडजस्ट करने के लिए वो थोड़ा सा अपनी अपनी तरफ से, यानी कि उसको करेंसी में जो है वो शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो अपनी जेब से जो है वो करेंसी भरेंगे, राइट? क्योंकि उनको तो करेंसी जो है आपके पास जो है ट्रांसफर करनी है, टोकन थोड़ा ना ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो ये वाला गेम भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो चीज लाई जाएगी ना, ये सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी होगी वो एक्चुअल में टोकन करेंसी हमें देखने को मिलेगी, राइट? टोकन करेंसी, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग भी तो है, इंटरनेट बैंकिंग को भी आप जो है वो डिजिटल करेंसी एक्चुअल में कह सकते हो, क्योंकि आप डिजिटली उसको ट्रांजेक्शन कर रहे हो, राइट? बट एक्चुअल में वो टोकन करेंसी नहीं है, जो कि G7 जो है वो बात कर रहा है और जो कि आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, ये सब चीजें क्या है, ये टोकन करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग द होल पॉइंट, तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। अब CBDC शुड बी यूज फॉर फास्टर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पेमेंट, तो रेमिटेंस पेमेंट के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जा सकता है मेजर इकोनॉमीज के साथ, मेजर कंट्रीज के साथ, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, राइट? दुनिया और इंडिया के साथ, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो इससे क्या होगा कि बहुत तेजी से जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि पैसे जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट? कोई प्रॉब्लम जो है वो किसी प्रकार की जो है वो नहीं आएंगी, और प्रोजेक्ट जो है वो और तेज जो है वो हो जाएंगे, राइट? सेटलमेंट में जैसे कई बार जो है काफी सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे करेंसी एक्सचेंज में काफी सारी कई बार जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएंगी। बट हाँ, इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि ये सब पेपर करेंसी वगैरह या एक कंट्री की नेशनल करेंसी में मैनेजमेंट लगता है, तो वैसे इसका भी अलग से सेपरेट मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ये काम करिए, जैसे पेटीएम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हमें देखने को मिलती है, वैसे ही ये CBDC जो है वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो है वो काम करेगी। पेमेंट ट्रांजेक्शन के किए जा सकेंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे सेंट्रल बैंक बेनिफिशियरी को जो है वो ये टोकन जो है वो प्रोवाइड करा देगी, जो टोकन जो है वो सिर्फ रिडीम होंगे कहाँ पर, सिर्फ रिडीम होंगे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर, राइट? जो फेयर प्राइस शॉप, जो राशन शॉप जो हमें देखने को मिलते हैं, सिर्फ वहीं पर ही इसको रिडीम किया जा सकता है। तो ये सब इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलेंगे। इंस्टेंट लेंड किया जा सकता है, इंस्टेंट लोन जो है वो दिया जा सकता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंडिया के अंदर, राइट? CBDC के माध्यम से, ये डिजिटल करेंसी के माध्यम से, राइट? तो इस प्रकार की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट? करेंसी को मैनेज करने की जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि देखो आपके पास 1 रुपए का जो वैल्यू है, पेपर की 1 रुपए की वैल्यू, तो आपको क्या लगता है कि वो वैल्यू 1 रुपए की है? जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपए छोड़ो, चलो आपके पास 500 रुपए का नोट है, ठीक है? तो क्या इसकी वैल्यू 500 रुपए है? नहीं, इसमें एडिशनल इसके पेपर कॉस्ट भी तो मिलेगा ना आपका। आप तो आपके लिए वो 500 रुपए, बट अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, तो सरकार ने इस 500 रुपए को छपवाने के लिए ऑब्वियस ही बात है मशीन ली होगी, मशीन की कॉस्ट जोड़ लो, राइट? ये 500 रुपए को जब छपवाया होगा, तब जिस जगह पे ये छपवाया होगा, जो लोग इन्वॉल्व होंगे, राइट, तो उनकी कॉस्ट पकड़ लो आप। ये पैसा जो है वो उस जहां से प्रिंट हुआ, वहां से दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट ले लो आप। तो कितनी सारी कॉस्ट इसमें जो है वो जुड़ गई है, राइट? बट आपको तो, आपके लिए तो 500 रुपए, ये सिर्फ ये वाली चीज है वो सरकार आपको प्रोवाइड करा रही है, बट सरकार के लिए इस 500 रुपए को बनाने के लिए, यानी कि इस पेपर को प्रिंट करने के लिए सरकार को और भी पैसे जो है वो ऐड करने पड़े, राइट? इस तरीके से प्रैक्टिकली चीजों को समझो ना। तो अब जब ये पेपर करेंसी नहीं होगी, सिर्फ डिजिटल करेंसी होगी, तो ये सब जो कॉस्ट होंगी तो वो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, हमें देखने को मिलेगा, राइट? और रियल टाइम पेमेंट्स हो पाएगी किसी प्रकार से, बिना किसी इंटरबैंक सेटलमेंट के थ्रू रियल टाइम पेमेंट्स, पूरा रिकॉर्ड जो है वो रियल टाइम बेसिस पर हमें देखने को मिलेगा। और इसमें एक और फायदा है, एक और फायदा ये है कि वही सब टैक्स वगैरह, अब कोई टैक्स वगैरह इवेट नहीं कर पाएगा, ब्लैक मनी वगैरह की प्रॉब्लम्स भी जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। बट हाँ, फ्रॉड्स लोग जो होते हैं वो अलग अलग लूपहोल्स जो है वो ढूंढ ही लेते हैं, बट फिर भी कई हद तक हम लोग ब्लैक मनी के इशू को जो है वो, क्योंकि ब्लैक मनी है क्या, ऐसा पैसा जिसमें आपने टैक्स जो है वो अपना बचा लिया, यानी कि जिसमें आपने टैक्स पे नहीं किया, तो ब्लैक मनी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो लोग ब्लैक मनी की, लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं पता कि ब्लैक मनी होता क्या है। तो आज जिनको नहीं पता, आज समझ लो कि अगर आप कोई माल जो है वो परचेज कर रहे हो, उसमें अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो, राइट, तो आप क्या कर रहे हो, टैक्स छुपा रहे हो। तो जो पैसा जो है, जो इसमें टैक्स छुपाया गया है, वो क्या हो गया, वो ब्लैक मनी हो गया, राइट? क्योंकि उसके पास उसका
आपके पास होने का, यानी कि उस संपत्ति, पैसा संपत्ति है, वो आपके पास है, तो उसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं है कि भाई ये है, तो उसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड कब होता है? जब आप उस पर टैक्स पे कर देते, तो वो लीगलाइज हो जाती चीजें। तो जो जो इस प्रकार से लीगलाइज नहीं है, वो ब्लैक मनी हम लोग को देखने को मिलती है। और जब पूरी चीज ऑनलाइन होगी, ट्रांजेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन पूरे रिकॉर्ड्स होंगे, तो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक जो है वो घट जाएगी, और एक प्रकार से निल हो सकती है अगर प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो कुछ लोग हैं वो ये भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि एक फेक अकाउंट खुलवा लिया, तो फेक अकाउंट पे जो है वो ट्रांजेक्शन कर लिए। बट अगर आप इसको ऐसे बायोमेट्रिक कर दो, हर एक इंडिविजुअल के आधार कार्ड के साथ जो है वो लिंक कर दो, जो कि कॉमन सी बात है, बैंक अकाउंट लिंक होते ही हैं, राइट, तब कई हद तक हम चीजों को जो है वो कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। बट फिर भी लूप होल्स तो निकल ही आते हैं। जैसे कि टैक्स जो होता है, जैसे गरीबों के ऊपर हमें पता है कि अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं लगता। आपको पता होगा वाली बात। अगर इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, जो इनकम टैक्स के ऊपर हम लोग इनकम टैक्स जो पे करते हैं इनकम के ऊपर, राइट, तो क्या होगा, एक व्यक्ति के पास जब उसको अपनी इनकम लेनी होगी, तो वो 10 अकाउंट पे इनकम जो है वो ट्रांसफर कर देगा अपनी, राइट, 10 डिफरेंट अकाउंट्स पे, तब उसके ऊपर जो है टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस तरीके के लूप होल्स हो सकते हैं। तो आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, तो यू नो सम एग्जांपल्स अबाउट लूप होल्स या पॉसिबिलिटी अबाउट लूप होल्स, तो ये भी बहुत जरूरी है इस एग्जाम की तैयारी में। India's fairly high currency to GDP ratio holds out another benefit of CBDC। तो CBDC का बेनिफिट ये भी होगा, करेंसी टू जीडीपी रेशियो, वही चीज जो मैं भी आपको समझा रहा था कि करेंसी पर जो मतलब जो कैश यूसेज को पे जो पैसा लगता है सरकार का, जो कॉस्ट जो लगती है, राइट, और साथ ही साथ जो हम लोग को देखने को मिलता है कि इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, ये डिजिटल करेंसी। देखिए ये पूरी चीज लिखिए जो मैंने भी आपको समझाई थी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग पेपर करेंसी, राइट, तो इसको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। और नीड फॉर इंटर बैंक सेटलमेंट वुड डिसअपियर। अब इंटर बैंक सेटलमेंट की आवश्यकता ही नहीं होगी, राइट, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो पूरी तरह से हम लोग को हर एक व्यक्ति को जो है मैनेज कर सकेगी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ, राइट। चैलेंजेस इन रोलिंग आउट नेशनल डिजिटल करेंसी। अब नेशनल डिजिटल करेंसी को लाने के लिए या लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं? तो साइबर सिक्योरिटी का खतरा सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे नंबर 1 पे है। और डिजिटल करेंसी की लिटरेसी, राइट, या डिजिटल लिटरेसी की कमी हमारे यहाँ है। लोगों को आज की डेट में व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, बड़ी दिक्कतें हैं, राइट। कई लोगों को कुछ वेरियस एप्लीकेशन चलानी नहीं आती, बड़ी दिक्कतें हैं। इवन मेरे साथ ही काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जुड़े हैं जिनको अभी तक वो फ्रेंडली नहीं है, डिजिटल फ्रेंडली नहीं है। तो आप लोग को तो होना पड़ेगा यार, ये काम नहीं बनता कि सर हमें नहीं आता, सर ये काम नहीं बनना, नहीं आता तो सीखो। सीख रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना ब्यूरोक्रेसी की, राइट, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो सीख रहे हो, तो वो भी सीखो, डिजिटल करेंसी भी सीखो कि कैसे डिजिटल करेंसी को ऑपरेट करें, कैसे वेरियस एप्लीकेशन को चलाएं। ये सब कॉमन चीज है, ये आनी चाहिए, राइट। और कोई दिक्कत नहीं, पहले सिलेबस की तैयारी करो, बाकी ये सब चीजें सीख लोगे। सिलेबस में जो चीज है पहले उसका करो, बट साइड बाय साइड टाइम मिले, टाइम रहे तब चीजें सीखते रहो। नहीं तो पता लगे बोलने लगे कि अरे वो हमारे तो सर ने बोला था कि हमें कंप्यूटर सीखना, तो आज ही जाके बैठ गए 10 घंटे कंप्यूटर के सामने। भैया ऐसा काम नहीं करना है। पहले सिलेबस, पहले प्रायोरिटी जो है कि अपन अपने सिलेबस की तैयारी पहले करेंगे, फिर उसके बाद एक्सटर्नल चीजें करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी ऑल्सो क्रिएट्स वेरियस एसोसिएटेड चैलेंजेस इन रेगुलेशन, ट्रैकिंग, इन्वेस्टमेंट, परचेज, टैक्सिंग इंडिविजुअल। तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारी होंगी, क्योंकि इसके लिए एक अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। बट हाँ, एक बार प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, एक बार प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट जो है वो हो गया, तो बहुत चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। इसके अलावा प्रिवेसी के ऊपर बड़ा खतरा हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि डिजिटल करेंसी ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी एप्लीकेशन के फॉर्म में या किसी ना किसी ऑब्वियसली बात है डिजिटल नेचर की हमें देखने को मिलेगी। कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि इसको सपोर्ट करेगा, राइट, तो फिर उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, राइट। एससी गर्ग कमेटी का रिकमेंडेशन जो है वो क्या है कि बैन एनीबडी हु माइंस, होल्ड, ट्रांजैक्ट और डील विद क्रिप्टो करेंसी इन एनी फॉर्म। तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा, एससी गर्ग कमेटी ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए अपना रिकमेंडेशन दिया था। उन्होंने बोला था कि 10 साल की सजा सुनाई जाए उसको जो कि इस प्रकार की डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्ट करता है, राइट। और इन्होंने मॉनिटरी पेनल्टी की भी बात करी कि जितना भी एक्सचेकर को, यानी कि हमारी सरकार को इस क्रिप्टो करेंसी यूजर के कारण जितना भी खर्चा हुआ है, राइट, और जो लॉस हुआ है, मतलब खर्चा नहीं कहेंगे आप, लॉस हुआ है, तो उतनी पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाए, उसकी 3 गुना ज्यादा पेनल्टी जो है वो लगाई जाए। However, panel said that government should keep an open-minded and potential issuance of cryptocurrency by Reserve Bank of India। इसके अलावा एससी गर्ग कमेटी ने भी ये तो कहा है कि बैन करो इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को जो इलीगल है, राइट, बट आरबीआई को भी अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी जो है वो लानी चाहिए। तो इसके बारे में एससी गर्ग कमेटी ने जो है वो कहा है। तो ये था पूरा वो टॉपिक जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि क्या हमारी कंट्री में आज की डेट में एट प्रेजेंट क्रिप्टो करेंसी अलाउड है कि नहीं है, ये बताओ। चलो, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ये टॉपिक, बताना जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और बाकी यूपीएससी 2022 की आपको अगर तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से, तो अभी टाइम है थोड़ा, अभी 1 हफ्ते की क्लास जो है वो हो गई है, 7 डेज की क्लास हो गई, जल्दी ज्वाइन कर लो तो आप जो है वो फटाक से क्लासेस को कवर कर पाओगे,
पेंडिंग क्लासेस को, वरना फिर देरी हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करने की अगर सोच रहे हो तो फटाफट ज्वाइन करो। और बाकी करंट अफेयर्स के पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर तो वैसे सभी डिटेल्स जो है वो दी हुई है। और बाकी अगर कुछ और पूछना है तो 9713282838 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको डिटेल्स दे दी जाएगी। बट अननेसेसरी क्वेश्चंस वगैरह ना पूछिएगा प्लीज, राइट? नहीं तो फिर वो टीम बड़ी परेशान होती है, मुझे मैसेज करती है कि सर पता नहीं कैसे कैसे आपके स्टूडेंट कैसी कैसी चीजें जो है पूछते रहते। तो थोड़ी यार मेरी कदर कर लिया करो, मेरी टीम के सामने बेइज्जती मत कराया करो। मैं बोलता हूँ कि भैया फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं और आप लोग जाकर तमाशा कर देते हो। कल मुझे टेलीग्राम पर जो है वो लिखना पड़ा, राइट? मुझे टीम जो है वो कंप्लेन कर रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं भी ऑपरेट नहीं करता हूँ, बैकग्राउंड पे टीम जो है वो पूरी चीजें देखती है। जैसे कि आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, मैं कई बार जैसे मैं चीजें देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी जो मेरा जो ये वाला नंबर है, ये इसको जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस पर ये लॉग इन है, तो इसको मेरी टीम भी ऑपरेट करती है, मैं भी ऑपरेट करता हूँ, राइट? तो वो मैं चेक करता रहता हूँ, वो इसलिए भी मैंने अपने पास रखा हुआ है कि मैं चेक करता हूँ। कई बार स्टूडेंट के मेरे पर्सनल मेरे मैसेजेस आते हैं, कई बार कुछ मैसेज आते हैं वो किसी और हमारी टीम जो है वो भेजती है। जैसे कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो उसकी रिकॉर्ड टीम रखती है, राइट? आपको मटेरियल देने का रिकॉर्ड उनके पास जो है वो रहता है, क्योंकि मैं जो टारगेट करता हूँ पूरा दिन जो मेरा लगता है वो पूरा का पूरा आपके कंटेंट के बारे में सोचने के ऊपर, बनाने के ऊपर। और फिर हमारी एक टीम कंटेंट क्रिएशन की भी है, तो वो भी इस पर जो है वो काम कर रही होती है। तो वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है मेरा आजकल, और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया जब से 2022 का बैच जो है वो शुरू किया है, क्योंकि यार सिलेक्शन करवाना है आपको और करवा के रहेंगे। तो चलो फिर मिलेंगे अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।